एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। ये दोबारा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार। मैं कल वीडियो डाल देता लेकिन डाल ही नहीं पाया। कुछ ज़्यादा ही ग्रीडीपन आ गया था मेरे अंदर की लंबी वीडियो डाल दूंगा उसके चक्कर में जो पुरानी फाइल थी वो करप्ट हो गई। इसलिए मैं थोड़ा लंबी वीडियो डालने से थोड़ा सा डरता हूँ कि कहीं दोबारा से करप्ट ना हो जाए। अच्छा खासा रेगुलर वीडियो डाल रहा था और ये चीज़ आ गई, इसमें दिक्कत। सॉरी इस चीज़ के लिए। मैं यार अब इतने ही डालूंगा और रेगुलर डालूंगा, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बड़ा खतरनाक सीन हुआ था यहाँ पे। जो अपनी मतलब हेवली कोर्ट था, इतना खतरनाक उन्होंने ट्रैप सेट कर रखा था कि क्या बताए। ईस्टर्न सी वालों के तो लग गए थे और इतना खतरनाक ट्रैप था, तुमने खुद ही देख लिया होगा। इनको ऐसा लग रहा था कि भाई हेवली कोर्ट ने कोई रेनफोर्समेंट भेजी ही नहीं, कुछ भेजा ही नहीं और ये लोग आराम से यहाँ से सब कुछ लेके भाग जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन भाई क्या बोले, एकदम अटक गए। इनके अपने ही लोगों ने, ईस्टर्न सी वालों ने धोखा दे दिया और अब तो इनकी क्या हालत हो गई थी। स्टार्ट करते अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। हुआ कायून के फेस पर बेटर स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया कि जो सक्सेस लग रही थी वो असल में हेवेली कोड का केयरफुल सेट किया हुआ बड़ा सा ट्रैप था। यहाँ पे जांगिन कामली स्माइल किया और जांगिर कहता है बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। कुंग ये अन और बाकी लोग अब रिएक्ट कर पाए थे। शेंग कोंग शेंग बिल्कुल कोल्ड टोन में था। वो कहता है, हमें ट्रस्ट दिलाने के लिए तूने मुझे ओल्ड मैन बाई फेंग तक को एंस्लेव करने दिया। तुम्हारी प्लॉटिंग सच में बहुत ही डीप थी। और अगर तुम्हें याद नहीं हो तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन बाई फेंग था और उसका जो ग्रैंड सन था, इन दोनों को भाई स्लेव बना लिया था अपने शेंग कोंग शेंग ने। देखो शेंग कोंग शेंग की टीम अलग है और जांग इन की टीम अलग है। जो जांग इन की टीम है असल में ये लोग ट्रेटर्स हैं, इन्होंने धोखा दे दिया है। और यहाँ पे जो शेंग कोंग शेंग की टीम है वो लोग ईस्टर्न सी के ही लोग हैं और इनके साथ धोखा हुआ है। और इस बंदे ने एक रैंक 8 पर्सन को अपना स्लेव भी बना लिया था और रैंक 6 वाले को भी। लेकिन ये एक बना बनाया प्लान था, यानी फेरी जीवी या मान लो हेवेली कोट या ड्यूक लॉन्ग, इन लोगों ने तय कर रखा था कि ऐसा होगा और ये लोग फंस चुके थे। जांग इन ने हेड शेक किया और लीडर के तौर पर आ गया और कहा, कहता है कि ये हमारा इंटेंशन नहीं था और ना ही ये लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग के प्लान का पार्ट था। तुम जानते हो यहाँ जो कुछ भी हुआ सब फेरी जीवी की डिडक्शन का हिस्सा था। इसी काम के लिए उसने हमें भेजा था। सोंग क्यूआयन की नजर अब ड्रैगन पैलेस पर आ गई। सोंग क्यूआयन कहता है, तो इसका मतलब ये रैंक 8 इमोर्टल हाउस असल में एंस्लेवमेंट पाथ का है। ये रैंक 8 गो इमोर्टल्स तक को एंस्लेव कर सकता है और वो भी चार, मतलब चार लोगों को एक साथ। जैसे ही चार लोग थे ना वैसे ही कह रहा था, क्या इन चार लोगों को एक साथ। और उसके बाद भी ये डी जंक्शन को भी सप्रेस कर रहा है, उस ड्रैगन को जो कि अंदर बंद है। ड्रैगन याद होगा तुम्हें, खतरनाक डी जंक्शन, वही उसको तक को यहाँ पे मतलब कोशिश कर रहा है स्लेब बनाने की। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में सबसे नंबर 1 एंसेलेमेंट पाथ का इमोर्टल हाउस होगा। जांगिन और उसके ग्रुप का एक्सप्रेशन अब यहाँ पे बदल गया। जांगिन और उसका ग्रुप ही इस इमोर्टल गुहाउस का स्लेव था इसलिए, और ऊपर से इमोर्टल गुहाउस इस ड्रैगन को भी स्लेव बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अभी तक ड्रैगन बाहर नहीं आया था, वरना तो कब का वो आ जाता। आगे देखते हैं। क्विंग ये अन और हुआ का यूनो शेंगोंग शेंग ने शोंग क्यूआयोन को देखा। उन्हें समझ आ गया कि वो अभी गिव अप नहीं कर पाए, मतलब अभी गिव अप नहीं करेगा। और एक्सीडेंट के बाद भी सोंग क्यूआयन और बाकी सब रैंकेड गो इमोर्टली तो थे, वो इतनी आसानी से देखो हार मानने वाले तो नहीं थे, भले इनके साथ धोखा हो गया हो। स्नीक अटैक में इंजर्ड होने के बाद भी उनकी बैटल स्ट्रेंथ काफी बची हुई थी। अगर फाइट कंटिन्यू होती तो होप अभी भी बाकी थी। रैंक 8 को इमोर्टल पर स्नीक अटैक करना इजी नहीं होता। ज्यादातर इमोर्टल क्लियर मूव एक्टिवेट होते ही अपनी ऑरा को रिलीज कर देते हैं। इसी वजह से जांगिन के ग्रुप ने कोई बहुत टेरिफाइंग किलर मूव यूज नहीं करा था। और अगर बहुत टेरिफाइंग किलर मूव यूज नहीं करा तो इसका मतलब ये था कि सामने वाले को ज्यादा चोट नहीं लगी। हाँ चोट लगी है, स्नीक अटैक था लेकिन इतनी चोट नहीं लगी, और इसी की वजह से यहाँ पे अब मरे नहीं थे वो लोग। और वो अभी भी होप है उनके अंदर, वो लड़ सकते हैं सामने वाले शेंगकोंग शेंग की टीम लड़ सकती है। और ऑरा छुपाना खुद में ही बहुत बड़ी मुश्किल चीज होती है। किलर मूव की ऑरा हाइड करने के मेथड बहुत रेयर होते हैं। इस वक्त सिर्फ साउथर्न रोड के वुयोंग के पास ऐसे मेथड थे, हेवेली कोड के मेंबर के पास नहीं थे। अब देखते हैं आगे। बूम बूम आवाज है, एक्सप्लोजन फिर से एकदम गूंजने लग गए। सोंग क्यूआयन और उसके साथी फिर से जंगिन के ग्रुप पे लड़ पड़े थे। सोंग क्यूआयुआन मींस सेंगकोंग शेंग की टीम और जेंगिन मींस एनिमी की टीम, जो कि सामने वाली एनिमी है। ओके, जो ट्रेटर्स हैं, धोखे वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये लोग आपस में लड़ मरे। अब आगे देखते हैं। इनफ्लेबल ब्लस लैंड बैटलफील्ड के एरिया में यहाँ पे बाई कांगशुई चैनी को संभालते हुए पीछे हट रही थी। वू योंग और साउथर्न के इमोर्टल अटैक कर रहे थे। उनका एम था उसे फॉर्मेशन से दूर करना, ताकि फॉर्मेशन के बाहर ही हवेली कोर्ट के दोनों रैंकेड को मार दिया जा सके। बाई कांगशुई लगातार डायरेक्शन चेंज करती रही, डेडली अटैक्स को बार बार डॉज करती रही। साउथर्न के इमोर्टल को प्रेशर बहुत ज्यादा था, खासकर वू योंग का प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्योंकि भाई बाई कांगशुई तो यहाँ पे अकेली क्या कर लेगी। इसका एक दोस्त था चैनी, भाई चैनी का तो भाई भरता बन गया। वू योंग ने खतरनाक मूव यूज करा और चैनी तो गया। वू योंग के किलर मूव की ऑरा अटैक से पहले ही कंसील्ड रहती थी और बाई कांगशुई से बहुत ही ज्यादा अलर्ट थे, क्योंकि भाई वू योंग ये ऐसा बंदा है जो अटैक करता है तो किसको पता नहीं चलता।
साइलेंट किलर मान लो, आउल मान लो नाइट का इसको। चाहे वूयोंग अटैक ना भी करे, फिर भी उसे हर वक्त उस पे ध्यान रखना पड़ रहा था। चेनी ने भी यहाँ पे बोला, चेनी कहता है मुझे छोड़ दो, तुम खुद एस्केप कर जाओ। वो ऑर्थोडॉक्स फेयरवेल फ्रेंड वाइंड से हिट हो चुका था। वो मूव नहीं कर सकता था, सिर्फ मौत का ही वेट कर सकता था। चेनी अब मरने वाला है ना, इसलिए उसके कपड़े, उसकी आईब्रोज, उसके बाल सब गायब हो रहे थे। उसके हाथ पैर भी धीरे धीरे यहाँ पे मिट रहे थे। फेयरवेल फ्रेंड वाइंड का पावर उसकी पूरी बॉडी को खत्म करने वाला था। अच्छी बात ये थी कि ये वाइंड बाकी लोगों पर स्प्रेड नहीं होती, सिर्फ चेनी को ही टारगेट कर रही थी। इसी वजह से बाई कांगशुई से प्रोटेक्ट करने की हिम्मत कर पाई थी। बाई कांगशुई ने सीक्रेट मैसेज भेजा। बाई कांगशुई कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। चेनी शॉक हो गया, उसे तुरंत समझ आ गया। यहाँ पे जो बाई कांगशुई थी उसने अब आगे कंटिन्यू कहा और कहा, मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, ये दिखा रही हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, ताकि मैं खुद को डेंजर में डालूं और साउथर्न के इमोर्टल का अटेंशन अपनी तरफ खींचूं। इससे हमें टाइम मिलेगा ताकि बाकी लोग और इमोर्टल फॉर्मेशन सेट कर सकें। तुम पक्का मरोगे, पर अभी भी तुम यूजफुल हो। शायद मैं भी मर जाऊं, पर हमें यहाँ पे जैसे तैसे मतलब टाइम को खींचना पड़ेगा, हेविली कोड के लिए, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिए और इस दुनिया के लोगों के लिए। अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनी चुप हो गया। उस वक़्त उसे लगा था कि मौत बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट, मतलब इनसिग्निफिकेंट है। अरे यार, क्या कहते हैं इसे? इनसिग्निफिकेंट, हाँ, ये है। लेकिन अब इसे लग रहा है कि नहीं, चलो कहीं तो यूज़फुल होगा। अथॉरिटी का ऑब्सेशन होने के बावजूद वो ह्यूमैनिटी की राइटियसनेस से विश्वास रखता था। वो भी बाईकांगशुई को, मतलब उसके ही जैसा था, बाईकांगशुई जैसा। सैक्रिफाइस से वो नहीं डरता था। इसी वजह से फेरी ज़ी ने उसे हेवेली कोड का मेंबर बनाया था। चैनी यहाँ पे स्माइल नहीं कर पाया। उसके फेस पर और ज़्यादा दर्द और बिटरनेस आ गई। और उसे एक्टिंग करनी थी कि बाईकांक्षी के साथ मिलकर साउथर्न के इमॉर्टल को डिसीव करना था। चेनी ने जोर से बोला, कहा मेरी जिंदगी के लास्ट मोमेंट में मुझे यूजफुल बनने दो। वो मरने के लिए भी रेडी हो गया। तभी अचानक उसके कानों में एक गाना गूंज उठा। एक गाने की आवाज आने लग गई। और इतनी इंटेंस फाइट में कौन गाना गा सकता था? चेनी एकदम से शॉक हो गया। उसका पूरा ध्यान उस गाने पर चला गया। बाईकांक्षी, वू योंग, बाकी सब भी भाई वही फील कर रहे थे कि भाई यहाँ पे कोई सिंगर कहाँ से टपक गया। गाने की आवाज़ इल्यूज़नरी और डीप थी, कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई थी, बिल्कुल यूनिक थी। शुरू में वो एकदम पहाड़ों के बीच छोटी-सी नदी जैसी फ़ील हो रही थी। धीरे-धीरे ऐसा लग रहा था कि नदी बह रही हो। फिर वो नदी लावा के फ्लो में बदल गई। रिवर एकदम बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई। पहाड़ों के बीच से वो ड्रैगन की रोड जैसी गूंजने लगी। उसी वक़्त लावा की नदी से एक रैगिंग टाइड बन गई। शुश-शुश एकदम बाढ़ जैसी आने लग गई। वेव्स से भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लावा और वेव आपस में टकरा गई। स्टीम उठने लग गई, भाप बनने लग गई। आसमान में एकदम भाई भाप बन गई, एकदम बादलों की तरह ढक लिया भाप ने आसमान को। स्टीम से क्लाउड्स बन गए जो ऊपर आसमान की तरफ जाने लग गए। अचानक लाइटनिंग गिरी और थंडर एकदम गूंज गई। बिजली एकदम भाई बादलों पर गिरी और इमॉर्टल्स को लगा जैसे वो आसमान में नीचे गिर रहे हो, मतलब एकदम उलट गया हो, सब एकदम पलट दिया हो और वो नीचे गिरने लग गए। उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन सा भर गया कि ये कैसा एहसास है। और ये आवाज़ ऐसा फ़ील करवा रही थी, उनके हार्ट में ऐसा फ़ील हो रहा था, उनके दिलों में ऐसा एहसास हुआ, कभी रियल, कभी इल्यूज़न, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी प्राउड और कॉन्फिडेंट, कभी डिज़ास्टर में लॉस्ट और डेस्परेट, कभी एकदम एकदम झुक जाना, कभी अपनी बात को फैलाना। बैटलफ़ील्ड में सारा कॉन्फ्लिक्ट रुक सा गया था इस आवाज़ के चक्कर में। सब लोग गाने में पूरी तरह से डूब चुके थे, बाकी सब भूल चुके थे कि यहाँ चल क्या रहा था। अचानक गाना यहाँ पे रुक गया, सब तुरंत ही होश में आ गए। यहाँ पे ची क्यू यू सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये कौन-सा सॉन्ग है? ये बहुत ही टेरिफाइंग है। हम सब, मतलब जितने भी हम सारे थे ना, बिना रेसिस्टेंस के इस बार डूब गए थे। कोई कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे क्याओ क्याओ ज़िकाई का फेस भी एकदम पीला पड़ गया। उसने भी कहा, अच्छा हुआ गाना रुक गया, वरना तो भाई हम में से कोई भी बच नहीं पाता। यहाँ पे यी हुआ फेंग ने भी पूछा, अरे तो ये है कौन-सा गाना? तो फॉर्मेशन से एक रैंक एड गो इमॉर्टल बाहर निकला। वो भाई लाल और सफ़ेद रूप पहने हुए था। आ गया भाई अपना, आ गया। ना तुम्हारा ना मेरा वाला बंदा आ गया। बहुत ही एलिगेंट लग रहा था और वो मुस्कुराया। बिल्कुल, यही है वो बंदा जो कहता है कि ना तेरा ना तो मेरा, फेंग जीजे। फेंग जीजे आके कहता है, ये मेरा नया बनाया हुआ डेस्टिनी सॉन्ग है। बाशिबा ने भाई एकदम कोल्ड सी हँसी मारी और कहा, हैं? डेस्टिनी? बड़ी-बड़ी बातें। चैनी भी एक्साइटेड हो गया। वो कहता है, यकीन नहीं होता, इसी डेस्टिनी सॉन्ग ने मेरी जान बचा ली। उसके पास सिर्फ हेड और बॉडी बची थी, पर ये जो फेयरवेल फ्रेंड वाइंड थी, वो रुक चुकी थी, यानी बंदा मरा नहीं। इंजरीज़ हैवी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी। साउथर्न रोड के इमॉर्टल एकदम शॉक हो गए थे। वू योंग का फेयरवेल फ्रेंड वाइंड रैंक 8 था और फेंग जीजे का डेस्टिनी सॉन्ग भी रैंक 8 था, क्योंकि उसका कोर फेट आर्मर था। वू योंग ने गुस्से से देखा। वू योंग कहता है, तू फिर से आ गया?
पिछली बार वो फेंग युआन को मारना चाहता था, फेंग जीजे ने बचा लिया था। इस बार वो चेनी को मारना चाहता था, लेकिन फिर से फेंग जीजे ने उसे रोक दिया। 2 बार फेंग जीजे ने वुयोंग के प्लान्स बिगाड़ दिए थे और दोनों में भाई खतरनाक मोमेंट चल रहे थे, उसी टाइम पे टपका था फेंग जीजे और इस बार भी वैसा ही हुआ है। वुयोंग जितना भी शांत और एक तरीके से एंड्योरिंग हो, इस बार भाई उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाया। इस बार उसका मूड खराब हो गया कि ये वही है, फिर आ गया ये। वुयोंग भाई अपनी आंखों को एकदम सिकोड़ लेता और कहता है, फेंग जीजे तुम सच में अनमैच्ड जीनियस हो, आओ अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाओ मुझे, मैं तुमसे खुद लड़ूंगा। ये बोलते ही भाई एकदम भयंकर लेवल की एकदम स्पीड में हवा चलाई और वो ये वुयोंग का अनलिमिटेड वाइंड मूव था, तो उसके साथ आगे बढ़ गया। ये बैटलफील्ड में तबाही मचा रहा था, जैसे आसमान और जमीन को भाई खतरनाक एकदम एक कर देने वाला मूव हो। इस मूव ने वुयोंग के 10,000 वाइंड पाथ दांव खर्च कर दिए थे। अनलिमिटेड वाइंड रुकने वाली नहीं थी। डिवाइन प्रेशर के साथ फेंग जीजे और बाकी लोगों की तरफ बढ़ रही थी अनलिमिटेड वाइंड किलर मूव। फेंग जीजे ने बिटर स्माइल दी और फेंग जीजे कहता है, लॉर्ड वुयोंग वाकई बहुत पावरफुल हैं। मेरे पास बचने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और यहाँ पे बाईकांशु ने चेनी को पकड़ लिया। बाईकांशु कहती है, टाइम आ गया है, चलो। उसके पीछे फॉर्मेशन एकदम वापस से आ गई। वो एकदम आराम से इस बहुत ईजिली फॉर्मेशन के बाहर रिट्रीट कर गए। फॉर्मेशन के अंदर जाते ही फेंग जीजे ने भाई खून उगल दिया और उसका फेस बिल्कुल सफेद हो गया। वो मुश्किल से ही खड़ा था। बाईकांशु ने तुरंत ही संभाला। बाईकांशु कहता है, सॉरी कहती है, क्या हुआ? फेंग जीजे ने वीक स्माइल दी और कहा, डेस्टिनी सॉन्ग मैंने जल्दी में बनाया था और अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है। इस वक्त मजबूरी में यूज करना पड़ा, इसलिए मुझे हैवी इंजरीज हो गई हैं, इसका बैकलैश लगा है। चेनी ने भी यहाँ पे गहरी सांस ली और कहा, ब्रदर फेंग, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फेंग जीजे ने हेडशेक किया और कहा, सेंट्रल कॉन्टिनेंट अब भाई क्योस में आ चुका है। साउथर्न बॉर्डर बदला लेने आया है। मैं तुम्हें सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिए बचा रहा हूँ। तो चैनी और फेंग जीजे और बाईकांक्षी को मतलब एक तरीके से एक दूसरे को एक एक्सचेंज लुक दिया और एक तरीके से उनकी सेक्रीफाइस वाली सोच याद आ गई कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, मतलब वही अरे यार हीरोइक वाइब जाग गई थी इन सब के अंदर। चैनी या हीरो जैसे हंसा और कहता है, चाहे जितना डेंजर हो, जब तक हम जैसे लोग हैं जो सेक्रीफाइस और डेथ से नहीं डरते, सेंट्रल कॉन्टिनेंट जरूर जीतेगा। हेवली कोर्ट जरूर विक्टोरियस होगा। सीन यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट होता है। सीन दिखाते हैं हेवली कोर्ट के अंदर। फेरी जीवी जो इन्फ्लेबल ब्लेसलैंड को देख रही थी, उसने रिलीफ की सांस ली और यहाँ पे मुस्कुराई। फेरी जीवी कहती है, सच में इनक्रेडिबल, फेंग जीजे और डेस्टिनी सॉन्ग इनक्रेडिबल। फेरी जीवी डेस्टिनी गू के प्लान के बारे में जानती थी। लॉन्गेविटी हेवन भी इसके पीछे था। पहले हेवली कोर्ट फॉर्चून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल को चाहता था, अब लॉन्गेविटी हेवन फेड गू के पीछे था। सब डेस्टिनी सॉन्ग पाना चाहते थे। सॉरी, डेस्टिनी सॉन्ग उल्टा कह दिया। डेस्टिनी सॉन्ग फेंगजीचे का है। असल में सब लोग डेस्टिनी गू पाना चाहते थे, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू प्लस फेड गू को मिक्स कर दिया जाए तो बनेगा डेस्टिनी गू। पर इस रास्ते में सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़े मतलब एक तरीके से दो फोर्सेस, मतलब एक तरीके से मान लो ना, इस रास्ते में सबसे बड़ा कदम दो सुप्रीम फोर्सेस से नहीं बल्कि एक अकेला गू इमॉर्टल ने रखा था। तो फेरिसी भी धीरे से बोलती है, फेंगजीजे, फेंगजीजे और फेंगजीजे क्यों रखा था? देखो, ये सब लोग क्या चाहते हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि डेस्टिनी गू चाहें, डेस्टिनी गू। और इनके पास डेस्टिनी से रिलेटेड ना तो कोई गू है ना तो कुछ चीज़ है। डेस्टिनी किसी चीज़ में ऐड ही नहीं होता है। डेस्टिनी वर्ड या टाइटल किसी चीज़ में किसी के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने भी सुपर फोर्सेस है, सुप्रीम फोर्सेस है, ये हेवली कोर्ट हो गई, लॉन्गेविटी हेवन हो गया, साउथर्न बॉर्डर हो गया, ईस्टर्न सी हो गया, कोई भी सुपर फोर्सेस है, हर कोई अपने कदम कदम आगे रख रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फेंग जूजे था, ये अकेला ऐसा बंदा था भाई, क्योंकि इसने अकेले ही डेस्टिनी सॉन्ग बना दिया। बहुत बड़ी बात थी। वो हमेशा उसके मतलब एक तरीके से ना उसके टैलेंट को हाई मानती थी अपनी फेरीज़ेवी की, भाई फेंग जूजे है जीनियस। पर अब उसे लगा कि उसने बहुत ही ज़्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया फेंग जूजे को। फेरीज़ेवी के हिसाब से चेनी का मरना पक्का था। फेयरवेल फ्रेंड वाइंड कभी एक तरीके से अंडू नहीं हो सकती, यानी वापस नहीं हट सकती है, इसे हटाया नहीं जा सकता जब तक पहले से डिफेंस ना हो। और आज ये रूल फेंग जूजे ने तोड़ दिया। वो भाई आया और उसने कर दिखाया। हिस्ट्री में पहली बार फेयरवेल फ्रेंड वाइंड ब्रेक हुई थी। एसिमिलेशन वाइंड सॉन्ग के बाद फेंग जीजे ने एक और बार फिर से हिस्ट्री लिख दी थी। यहाँ पे सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है एम्परर सिटी बैटलफील्ड यानी फेंगयुआन वाली पे देखते हैं। एम्परर सिटी में भाई एकदम चीयर्स की वेव्स गूंज रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का फाइनल कंपटीशन खत्म हो चुका था। अब हेवेली कोड की ये वीकनेस नहीं रही थी। वेस्टर्न डिजर्ट के कोई मॉडल को जैसे ही एहसास हुआ, वो रिट्रीट करने लगे। वो एम्परर सिटी और कन्वेंशन दोनों डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। वेस्टर्न डिजर्ट के कोई मॉडल उदास हो गए थे। रिट्रीट करना भी अब ईजी नहीं लग रहा था। जो काम करने आए इनसे वो भी नहीं हुआ भाई।
सेंट्रल कॉन्टिनेंट हीरोज से भरा हुआ था, वो आसानी से भाग नहीं सकते थे। और फेंग युआन का दिल तो अब थोड़ा सा हिल गया कि अब क्या करा जाए। उसने पूरी कोशिश की थी पर अब भाई क्या कर सकते, अब कुछ हो ही नहीं पाया। हेविली कोड के मेथड उसके एक्सपेक्टेशन से बाहर थे, वो उन्हें हैंडल ही नहीं कर पाया। आखिर में हेविली कोड की फाउंडेशन बहुत ही डीप थी, फेंग युआन उनका मैच नहीं था। चाहे उसने कई वनरेबल्स इनहेरिटेंस ले ली थी और लूट के थ्रू उसकी स्ट्रेंथ भाई एकदम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लेवल पर बढ़ गई थी और स्पीड भी बढ़ गई थी। लेकिन हेवेली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट 3 मिलियन साल के एक्यूमुलेशन का रिजल्ट थे, और जिन्हें मतलब एक तरीके से अनेक जनरेशन्स के एलीट मिलकर बना रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और ये सब हो रहा था। तो भाई अभी फेंगजुआन कैसे यार, मतलब कैसे कहाँ कंपेयर करोगे। फेंगयुआन की अचीवमेंट सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं थी, बल्कि कई एक तरीके से प्रोसीजर्स उसने फॉलो करे थी, कहीं से मदद ली थी, कहीं से कुछ लिया था, मतलब बहुत सारी चीजें उसने करी थी, तब जाके ऐसा कुछ हुआ। हेविली कोट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट का भी वही है एक तरीके से हाल था, इसलिए उनका फेंगजुआन और वेस्टर्न डिजर्ट के इमोर्टल को रोक पाना बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं था। ये उनकी स्ट्रेंथ और फाउंडेशन थी, जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट और हेविली कोट की काउंटलेस जनरेशन से मिलकर एकदम बनाई गई थी। पास्ट हो, प्रेजेंट हो, उनकी मेहनत भाई एक तरीके से अनडिनाएबल थी, यानी कोई इस चीज़ को मना नहीं कर सकता भाई। हेवनली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट टॉप पर ही हैं, वो बहुत ही ऊपर हैं यार, ऐसे नहीं, ऐसे कोई मतलब टक्कर नहीं दे सकता, इस बात को कोई एक तरीके से नकार नहीं सकता। फेंग युआन ने सोचा और कहा, अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे रिट्रीट ही करना होगा। ली हुआंग और क्विंग ये पूरी कोशिश कर रहे थे फेंग युआन को रोकने की, लेकिन अपने मेथड के साथ फेंग युआन का पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो आराम से निकल जाएगा। फेंग युआन का एम्पायर सिटी डिस्ट्रॉय करने का कोई इंटेंशन अब नहीं रहा था, इस स्टेज पर वो बेकार था। ऊपर से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, और अब उसे तोड़ना बिल्कुल एक तरीके से मुश्किल हो चुका था। तभी अचानक एक जोर का साउंड आया, जमीन फट गई, नॉर्थ से साउथ तक एक ह्यूज अर्थ ट्रेंच निकल आई, जो अपने रास्ते के सारे जंगल, पहाड़, एकदम कुछ भी आ रहा हो स्पीड में, एकदम भाई एक्सट्रीम स्पीड से एकदम निकल गई। ऐसा मान लो 2012 वाली मूवी में जैसा सीन हुआ था ना, एकदम सब जमीनों में फट गई थी, अलग हो गया था सब, वैसे ही टाइप का सीन हो गया था। सब बीच में से अलग हो गए, तो बहुत बड़ी एकदम ड्रिफ्ट बन गई थी, इतनी बड़ी कि ऐसा मान लो कि पूरा एकदम बुर्ज खलीफे जैसी 10-12 बिल्डिंग या 20-30 बिल्डिंग एक लाइन में भी खड़ी कर दो ना, तो भी सारी समा जाए, इतनी बड़ी थी। पूरा एकदम सब डूब गया इसके अंदर। और भाई बदकिस्मती से एम्पायर सिटी बिल्कुल इसी इसी में फैली हुई थी और ट्रेंच के सामने ही थी। तभी आवाज आती है, ओह नो, एम्पायर सिटी को प्रोटेक्ट करो। ये सबके एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि ये हो जाएगा। फेंगयुआ ने तो उंगली नहीं करी, लेकिन लगता है हेवंसविल का तो कुछ और ही करना था, वो कुछ और ही सोच रही है। भाई हेवंसविल ही हम बोलेंगे, और कौन कर सकता है। हेवंसविल ही तो कर सकता है, ये तो किसी के हाथ में थोड़ी ना था। ये अब हेवंसविल नहीं करा है, अब हम इस पे ही नाम लगाएंगे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल तुरंत ही भाई बिजी हो गए, एम्पायर सिटी को बचाने की कोशिश करने लग गए, पर हेवन की माइट एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल थी, यानी कौन ही प्रेडिक्ट कर सकता है इस चीज़ को। अर्थ ट्रेंचेस नॉर्मली नहीं बनती, ये तब बनती हैं जब 5 रीजन की अर्थ वेन्स कंबाइन होती हैं। इतनी बड़ी हेवन एंड अर्थ की पावर को गू इमॉर्टल कैसे रोक सकते थे। इसलिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल सिर्फ देखते रह गए जब अर्थ ट्रेंच ने पूरी की पूरी एम्पायर सिटी को निगल डाला। एम्पायर सिटी उड़ ही नहीं सकती थी, वो बहुत बड़ी थी। जमीन फटने के साथ ही अर्थ ट्रेंच में गिर गई और धीरे धीरे टूटने लग गई। और इस शहर में लगभग 1 मिलियन लोग थे, काउंटलेस गू मास्टर थे, जो दुनिया भर से आए थे, एलिट्स थे एकदम। खासकर इस गैदरिंग का पर्पस फेंगयुआन के लक को रेसिस्ट करना था, इसलिए यहाँ स्ट्रांग लक वाले लोग भी बहुत ज्यादा थे, और सारे निपटा दी। भाई हेवंसविल ने इनको तो रोका ही रोका, फेंगयुआन को, ऊपर से भाई इनको भी निपटा दिया। ठहरे एक तीर से 1 मिलियन शिकार। ये फैन होंग ही भी इसी भीड़ में थे, और जैसे ही भाई क्या बोले, और भी उसके जैसे कई लक वाले लोग थे, सब क्या बोले, अब खत्म भाई। ली हुआंग तो यहाँ पे चिल्लाया, जल्दी उन्हें बचाओ, घंटा बचाओ। फेंगयुआन जोर से हंसा और अटैक करा। फेंगयुआन कहता, हा 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 हा, सपना देखना बंद कर भाई। वो एम्परर यामा फॉर्म में था, सोल पाथ किलर मूव यूज करना उसके लिए बहुत ही ईजी था। फेंगयुआन सीधा 1 मिलियन लोगों के क्राउड में घुस गया। उसने होंगी और ये फैन को देखा, ये दोनों उसकी लक से कनेक्टेड थे, इसी वजह से उसकी लक इतनी देर से एक तरीके से सप्रेस थी। इमॉर्टल किलर मूव लुओपोसील, इमॉर्टल किलर मूव स्प्रिंग सीजर, इमॉर्टल किलर मूव समर फैन। फेंगयुआन ने पहले लुओपोसील यूज करा, फिर इमोरियल ईयर मंकी में बदल कर 2 टाइम पाथ के किलर मूव चला दिए, स्प्रिंग सीजर और समर फैन। ली हुआंग गुस्से में चिल्लाया, नहीं, इतनी जल्दी में। वो फेंगयुआन के ब्रूटल अटैक को रोक ही नहीं पाया, वो सिर्फ देख सकता था जब काउंटलेस जिंदा लोग फेंगयुआन के हाथों मर गए। एक ही बात है, नीचे गिर के मर जाते हैं, इसके हाथों मर जाते हैं। उनमें रिफाइनमेंट पाथ कंपटीशन के फाइनल के एलिट्स भी शामिल थे। होंग ये फैन भी नहीं बचे, निपटा दिया भाई फेंगयुआन इन दोनों को भी। क्विंगे की आंखें लाल हो गईं, खून से भर गई। क्विंगे कहता है, फेंगयुआन, एक रैंक 8 इमॉर्टल होके तुमने मॉर्टस का कत्ल कर दिया, तुम इतने विशियस और इविल हो, तुम्हें एक मरना ही चाहिए।
मरना नहीं चाहिए, मार ही देना चाहिए, तुम डेथ ही डिज़र्व करते हो। वो गुस्से में फेंग युआन के ऊपर टूट पड़ा। फेंग युआन के अटैक से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बहुत एक तरीके से बहुत ही बड़ा हिस्सा नुकसान में डूब चुका था। और एक नुकसान में कैसे डूब गया यार? ये लोग भी तो अर्थ ट्रेंच के अंदर मरने ही वाले थे। अब फेंग युआन ने मारा, ये इनको मारा, एक ही बात है। खाली में भाई हेवेंसविल भी देख रहे हो कैसा इल्ज़ाम लगवा रहा है फेंग युआन के ऊपर। क्वीन ये जानता था कि एम्परेस सिटी सेंट्रल कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी। यहाँ ह्यूमन पाथ के अरेंजमेंट्स थे जो जनरेशंस के लीड को अट्रैक्ट और नरिश करते थे। टाइम के साथ यहाँ ह्यूमन की वाई बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी थी। ये गू इमोटस का सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट सेक्ट सिस्टम फॉलो करता था, बाकी रीजन जैसा नहीं था। एम्परेस सिटी से काउंटलेस टैलेंटेड लोग निकलते थे। ये सब लक से भरे हुए जीनियसेस थे। अगर इन्हें सही रीजंस करूँ, सही रिसोर्स मिल जाए, अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, तो भाई ये सही तरीके से ग्रो करेंगे और गू इमॉर्टल बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा यहीं से होते थे। यानी यहीं के लोग सबसे ज़्यादा गू इमॉर्टल बनते थे। फ्यूचर में 5 रीजन chaotic वॉर में बहुत से गू इमॉर्टल मरने वाले थे और ये लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिए गू इमॉर्टल्स के सीड्स थे, ताकि आगे जाके इमॉर्टल पैदा हो सके। फेंग युआन के इस अटैक से भाई क्या बोले, शहर का लगभग सारे, मतलब देखो कुछ लोग तो यहाँ पे मिट गए, रिफ्ट में गिर के मिट गए, कुछ लोग रिफ्ट में गिर रहे थे तब मिट गए। और फेंग युआन ने जो अटैक करा, गिरते हुए लोगों को भी निपटा दिया और जो बच के भागने वाले थे उनको भी निपटा दिया। उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के फ्यूचर सीड का एक बड़ा सा हिस्सा खत्म कर दिया। वॉर के दौरान उसका पोटेंशियल बहुत कम हो गया था। नुकसान इतना भयंकर था कि ल्यू वांग क्विंगे का गुस्सा भाई कंट्रोल में रह ही नहीं पा रहा था। वो फेंग युआन को टुकड़ों में भी एकदम फाड़ देना चाहते थे। होंग ही, ये फैन और बाकी टैलेंट्स के मरने के बाद फेंग युआन एक अजीब सी रिलीफ की सांस महसूस किया। उसे समझ आ गया कि उसकी लक पात अब अपना एडवांटेज दिखा रही है। एम्पायर सिटी के गिरते हुए टुकड़े और अब एकदम यहाँ पे इतनी खतरनाक लाशें थी भाई। एक बार देखा और उनकी तरफ लुक दिया। फेंग युआन ने तेजी से अब यहाँ से रिट्रीट करने का सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं। ली हुआंग और इमॉर्टल गुहाउसेस ने भाई उसका पीछा करा, बिना रुके उसे रोकना चाहते थे फेंग युआन को। एक बंदा चिल्ला के कहता है डीमन डीमन, दूसरा कहता है उसने शहर के लगभग सारे लोगों को ही मार दिया, मेरी फैमिली भी अंदर थी, ये मरेगा। तीसरा कहता है उसे मार दो, दुनिया को इस बड़े से खतरे से बचा लो, मारो इसे। यार ये इतने ज़्यादा हिपोक्रेट लोग हैं, इनको ज़रा सोचो। इसने बोला इसकी फैमिली इसके अंदर थी। अरे तो इसकी फैमिली तो निपटने ही वाली थी रिफ्ट के अंदर जाके। हेवेंस ने ऐसा चीज़, मतलब डेस्टिनी या हेवन जो भी मान लो, उसने डिसाइड करा था कि तुम्हारी फैमिली मरेगी, मार दिया। अब फेंग युआन ने भाई अपने बंदों को मारने जा रहा था, क्विंगे कह रहा हूँ, शायद क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, उन 2 बंदों को उससे मारना था जिससे उसकी लक कनेक्ट थी। उसने उसको भी निपटा दिया और बाकी लोगों को भी निपटा दिया। एक ही बात थी भाई। फेंग युआन तो देखो वैसे डीमन है, उसके एक्शंस तो हमेशा गलत ही होते हैं। क्या बोला जाए, वो हमेशा मतलब ह्यूमैनिटी के साइड तो नहीं रहता, वो अपने गोल्स को ही परस्यू करता है। सेल्फिश इंसान जो मर्जी कह लो, लोग उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई लोग बिल्कुल एकदम फेंग युआन के ऊपर ही सारा इल्ज़ाम लगाते थे, एकदम साइड कर देते हैं हेवेंसविल को, हेवन को ही साइड कर देते हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कोई मॉडल गुस्सा और एक किलिंग इंटेंट से भरे हुए थे। और क्या ही बोले, एक चीज़ और, एक लाइन और, रेड लोटस ने तो इसी चीज़ को नोटिस करा था, तभी तो वो एकदम फेट के खिलाफ हो गया था। फेंग युआन पागल जैसा हंसा। फेंग युआन कहता है क्या तुम मुझे रोक भी सकते हो जो इतने गुस्से में चिल्ला रहे हो? और सही बात है, वो रोक नहीं पाए। जैसे फेंग युआन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, वैसे ही उनके इमॉर्टल गू हाउसेस और रैंक 8 के इमॉर्टल्स फेंग युआन को ब्लॉक ही नहीं कर सकते थे। चाहे वो वेस्टर्न डिजर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेस को सराउंड कर सकते थे बस, मतलब फेंग युआन को देखो रोक नहीं सकते। फेंग युआन भी इन्हें रोक नहीं पाया, तो एक तरीके से ये लोग भी फेंग युआन को रोक नहीं सकते। जब तक वो कोई इमॉर्टल फॉर्मेशन या कोई एक तरीके से इमॉर्टल बैटलफील्ड चला ना दे, फेंग युआन आराम से भाग सकता था। बैटलफील्ड जैसी चीज़ों को सेट करना, फॉर्मेशन जैसी चीज़ों को सेट करना, इतने शॉर्ट टाइम में वो कैसे सेटअप कर पाते हैं? और मान लो इमॉर्टल को फॉर्मेशन या बैटलफील्ड बन भी जाता, तब भी अगर फेंग युआन को तुरंत ही मार ना पाते, तो उसकी विज़डम पाथ अटेन्मेंट इतनी पावरफुल तो है ही कि भाई अगर वो तुरंत नहीं मार पाए तो फेंग युआन निकल ही जाएगा। ज़ाओ शियांगशिन की डेथ उसका बेस्ट प्रूफ थी। वो उसे ट्रैप नहीं कर पाए, उल्टा फेंग युआन का काउंटर अटैक लग गया और एक बंदा हेवीली इक्विप्ड कर निपट गया। तभी आगे देखते हैं बूम आवाज़ आई। एक हेवी अटैक के साथ फेंग युआन ने लगभग एक इमॉर्टल हाउस तोड़ दिया। उस हाउस के अंदर गु यू फेंगज़ेंग था। वो डर से एकदम भाई पसीने-पसीने भीग गया। वो इमॉर्टल हाउस तुरंत ही पीछे हटा हीलिंग के लिए। बाकी इमॉर्टल हाउसेस ने तुरंत ही गैप फिल कर दिया। फेंग युआन ने उस हाउस को एक तरीके से रिग्रेट के साथ देखा। उसे नहीं पता था कि फेंगज़ेंग अंदर है, लेकिन उसकी इंस्टीट्यूशन कह रही थी कि अगर ये हाउस डिस्ट्रॉय होता तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। फेंगज़ेंग का एग्जिस्टेंस उसके लिए एक तरीके से रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट और
बर्डन भी था और इस वक्त बिंग साई चुआन ने फिर से कांटेक्ट किया। बिंग साई चुआन कहता है इस बार फेंग युआन गुस्से से बोला, बिंग साई चुआन तुम्हें मुझसे बात करने की शर्म भी आ रही है, मतलब क्यों ही कर रहे हो तुम मुझसे बात? आज का नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच ये था कि चाहे हेवेली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की फाउंडेशन डीप थी, फिर भी वो बाकी 4 रीजन के सामने डिसएडवांटेज में थे। पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोग यूनाइटेड थे, एक कलेक्टिव फोर्स जैसे काम कर रहे थे। बाकी 4 रीजन स्ट्रांग थे, पर भाई हर एक अपना एजेंडा लेके आया हुआ था, इसलिए साथ मिलकर काम नहीं कर पाए और हार गए। एक्चुअली चारों रीजन ने अपनी स्ट्रेंथ एक तरीके से परसीव करके रख कर रखी थी। ईस्टर्न सी ने रैंक 8 भेजे थे, पर रैंक 7 और रैंक एक तरीके से जो रैंक 7 और इमॉर्टल गॉड्स थे वो कम रखे थे। ईस्टर्न सी वालों ने ये गलती करी। वेस्टर्न डिजर्ट ने रैंक 6 और रैंक 7 भेजे थे, इमॉर्टल हाउसेस भी भेजे थे, पर रैंक 8 कोई नहीं भेजा था, ये गलती कर दी। शी क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर जैसे एक्सपर्ट बैटल में आए ही नहीं, वो वेस्टर्न डिजर्ट में ही रहे। बिंग साई चुआन ने बेटर से स्माइल दी। बिंग साई चुआन कहता है, मैं ज्यादा देर तक नहीं टेक सकता, हमें हैवी लॉसेस हुए हैं, लेकिन अभी भी एक चांस है। इनफ्लेबल ब्लेसलैंड ओरिजिनली हेविली कोर्ट ने ह्यूमन पाथ मेथड से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन को होस्ट किया था। उनका गोल था काउंटलेस रिफाइनमेंट फेलियर से सक्सेस दावमार्क बना रहा और उन्हें इनफ्लेबल ब्लेसलैंड में जमा करना। अभी फेड को पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, फाइनल बैच ऑफ सक्सेस दावमार्क अभी भी मिसिंग थे। कन्वेंशन खत्म हो चुका था, पर लास्ट बैच ऑफ सक्सेस दावमार्क अभी जनरेट हो रही थी। हेविली कोर्ट तक पहुंचने में टाइम लगने वाला था, क्योंकि इनफ्लेबल ब्लेसलैंड अब इमॉर्टल फॉर्मेशन से एकदम घिरा हुआ था। ये फॉर्मेशन साउथ अमेरिका के अटैक्स को रोक रही थी एक तरीके से, पर साथ ही सक्सेस दावमार्क की ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। फेंगयुआन का मूड सडनली अब थोड़ा सा बेटर हुआ कि उसे कुछ सुनने को मिला कि चलो अभी मतलब फेड को रिपेयर नहीं हुआ है, रिपेयर हो रहा है, होने वाला है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। और अभी एक मौका है वो इन्फ्लेबल ब्लेसलैंड, क्योंकि क्या हो रहा है, सक्सेस का दावमार्क हर जगह से कलेक्ट होता है, मतलब इकट्ठा होता है और जाता कहाँ पे, इन्फ्लेबल ब्लेसलैंड के अंदर, वहां जाके जमा होता है। तो अगर उस जगह पे उंगली हो जाए तो कुछ बढ़िया हो जाए। फेंगयुआन कहता है तो इन्फ्लेबल ब्लेसलैंड ही हमारी लास्ट होप है। उसने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करा, वो तुरंत ही मुड़कर इन्फ्लेबल ब्लेसलैंड की तरफ चला गया। उसके पीछे लियू हुआंग और बाकी इमॉर्टल घोसेस पूरी डिटर्मिनेशन के साथ चेस कर रहे थे। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है इन्फ्लेबल ब्लेसलैंड बैटलफील्ड के अंदर। अनलिमिटेड वाइंड एक बड़े पिलर की तरह सब कुछ एकदम उड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। वो हेविली कोर्ट की इमॉर्टल फॉर्मेशन को तोड़ना चाहती थी। इमॉर्टल फॉर्मेशन से गोल्डन लाइट निकली और पूरी स्ट्रेंथ से रेसिस्ट किया। वो यंग और बाकी लोग सीरियस हो गए थे। ची क्यू यू लो टोन में कहता है, अनबिलीवेबल, इनके इमॉर्टल फॉर्मेशन भी एम्पलीफाई हो रहे हैं। कौन सा ह्यूमन पाथ मेथड है जो इतनी सारी व्हाइट लाइट बना रहा है? इमॉर्टल फॉर्मेशन असल में इमॉर्टल किलर मूव ही होते हैं, उन्हें गू इमॉर्टल्स कंट्रोल करते हैं। जब गू इमॉर्टल्स हीरोज अमॉन्ग पीपल से बूस्ट हुए, याद होगा ना, उन्हें बफ मिला था व्हाइट लाइट का, तो वही अगर इन ये फॉर्मेशंस को भी बफ मिल गया तो फॉर्मेशन का पावर भी नेचुरली बढ़ गया था। ये मतलब फॉर्मेशन की पावर भी 3 गुना बढ़ गई है। वू योंग ने अनलिमिटेड वाइन बनाने में अपनी पूरी फाउंडेशन खर्च की थी। अभी-अभी उसका एडवांटेज था, पर पहले जैसा नहीं था। मतलब एडवांटेज तो है, लेकिन देख रहे हो ना, उनकी भी पावर बढ़ गई हेविली कोड की फॉर्मेशन की, तो क्या बोले, एडवांटेज अब इतना ज़्यादा नहीं रहा। ये हुआ फेंग फोकस्ड वॉइस में कहता है, लगता है हमें आउटसाइड से कॉर्पोरेट करना होगा। अनलिमिटेड वाइन बाहर रहेगी, हमें अंदर से ही कोई वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। बासीबा ने सोचा और कहा, सिचुएशन बदल चुकी है। पहले सरप्राइज अटैक में फायदा मिला, अब काफ़ी टाइम एक तरीके से बीत चुका है। हेविली कोर्ट की रेनफोर्समेंट आ सकती है, इसलिए कुछ लोग बाहर रहने चाहिए, हम अंदर से कैसे उंगली करेंगे? सब ने इस बात से भी एग्री कहा कि हाँ भाई, सब लोग मतलब अगर आधे लोग अंदर गए तो दिक्कत, आधे लोग बाहर आए तो भी दिक्कत, कुछ भी हो सकता है। अनलिमिटेड वाइंड पावरफुल थी, पर वो सिर्फ एक किलर मूव था। किलर मूव फिक्स होते हैं, पर लोग सोच सकते थे, ये लोग सोच समझ के स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्लान बदल सकते हैं, बीच प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। वू योंग का दिल भी अब थोड़ा सा हिल गया था कि अब क्या करा जाए। स्नीक अटैक तो फेल हो चुका है, अब ब्रूट फोर्स ही ऑप्शन बचा था कि एकदम घुस जाओ, मारो, ऐसे करो। हेविली कोर्ट ने कई फॉर्मेशंस लूज किए थे। इमॉर्टल्स मतलब एक तरीके से इमॉर्टल लोग भी मर गए थे, इमॉर्टल गो भी गए थे, पर उनकी जो फाउंडेशन थी वो अभी भी सेफ थी। चेन ई का मरना था, पर फेंग जीजन ने उसे बचा लिया। ये वू योंग के लिए बड़ा शौक था। वू योंग जानता था कि जितना लंबा ये चला उतना ही ज़्यादा नुकसान इन लोगों को हो जाएगा, साउथ अमेरिका वालों को। अब उन्हें एक तरीके से स्प्लिट होना पड़ेगा। एक मतलब आधा हिस्सा बाहर को प्रोटेक्शन देगा और आधा हिस्सा अंदर जाके ब्रूट फोर्स से घुसकर फॉर्मेशन तोड़कर इन सबको मारेगा इन्फ्लेबल ब्रेसलैंड के अंदर। एक ग्रुप अंदर जाएगा, बाकी सब बाहर रहेंगे। इससे कोऑर्डिनेशन कम होगी और फॉर्मेशन तोड़ने की स्पीड भी बढ़ सकती है। अगर हेविली कोर्ट की रेनफोर्समेंट आ भी गए तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बाहर से ये लोग
संभालेंगे, अंदर से ये लोग लड़ेंगे। लेकिन वही बात है ना, अगर स्प्लिट हो गए तो पावर मतलब बँट जाएगी, और पावर बढ़ गई तो कैसे जीतेंगे? वू योंग ने अपने मन में एक शिट तरीके से कह दिया कि यार क्या करें? प्रॉब्लम्स के बावजूद स्प्लिट करना तो ज़रूरी था। वू योंग ने सोचा, काश हमारे पास और लोग होते। साउथर्न अलायंस लीडर होने के बावजूद मैं ज़्यादा लोग मोबिलाइज़ नहीं कर पाया। 3 रैंक 8 के साथ यही बेस्ट रिज़ल्ट है, और लोग नहीं है मेरे पास। वू योंग ने एकदम गहरी साँस ली और अरेंजमेंट्स बनाने लगा कि अब क्या करा जाए यार, और लोग हैं नहीं, क्या करें? और लोगों की ज़रूरत है। ची क्यू का फॉर्मेशन पाथ अटेंडमेंट सबसे ज़्यादा था, इसलिए उसे अंदर जाना ही था। वू योंग खुद भी अंदर जाएगा। ची क्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ने के लिए वू योंग और ची क्यू तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे। यी हाओ फेंग और बा शिबा बाहर रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और रूल पाथ के साथ वो रेनफोर्समेंट को हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई बाहर से आया लड़ने के लिए तो भाई ये दोनों हैंडल करेंगे। इस वक्त ना यहाँ पे एक कम्युनिकेशन हुआ। वू योंग का एक्सप्रेशन बदल गया। वू योंग ने नॉर्थ की तरफ देखा और वू योंग कहता है, कुछ डिटेक्ट हुआ है, कोई यहाँ पे आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा थे, 3 रैंक 8 और उनका लीड कर रहे थे। यहाँ पे 3 रैंक 8 बंदे हैं। एक बुड्ढा हाथ में वॉकिंग केन जेंटल ऑरा के साथ, और वो नॉर्थर्न प्लेन्स के याओ ट्राइब का फॉर्मर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था। अब लॉन्गेविटी हेवन का साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल या हुआंग था। दूसरा आप देखते हैं, पता चलता है कि असल में मैंने थोड़ा-सा उल्टा कह दिया है। एक बुड्ढा हाथ में वॉकिंग वो जो स्टिक होती है ऐसा टाइप का ले लो, जेंटल ऑरा के साथ था। ये बंदा नॉर्थर्न प्लेन्स के याओ ट्राइब का फॉर्मर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था। इसका नाम था याहुआंग, ठीक है? और ये लॉन्गेविटी हेवन का साउथ डेसोलेशन भी इसको कहा जाता था। तो ये एक ही बंदे की बात हुई है। दूसरा एक सफ़ेद रोब में था, लंबा, स्ट्रॉन्ग बॉडी और घने बाल, नॉर्थर्न प्लेन्स का बाइज़ू ट्राइब का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, हेवनली लॉर्ड बाइज़ू। लो भाई, अब तो आ चुके हैं बड़े खतरनाक लोग। तीसरा गोल्डन कैप और भाई क्राउन पहने हुए था। उसकी प्रेजेंस बहुत ही इंपोजिंग थी। गोंग ट्राइब का एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर प्रिंस फेंगशियान। प्रिंस फेंगशियान ट्रेटर? अरे लो, ट्रेटर एक और आ गया। ये भी उंगली करेगा भाई, ये भी ट्रेटर है, याद रखना। नॉर्थर्न पैंस के अंदर हेवली कोड का ट्रेटर प्रिंस फेंगशियान है। उसके पीछे इमॉर्टल्स के एलीट्स थे। डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू, टॉड फेंड इमॉर्टल न्यू अर्कवान, स्पेयर डेती युआन रैंगजुन और वेल्थ डिवोरिंग बॉडी है वेल्थ डिवोरिंग बॉय नियान अरफू, और भी बहुत सारे लोग थे। इतने कंफ्यूजिंग इनके नेम्स है, लेकिन यहाँ पे जो मेन लोग हैं, इमॉर्टल चूडू याद होगा, चूडू जैसे बढ़िया लोग, इनका नाम याद रखना, ये इमॉर्टल बढ़िया वाले लोग हैं। नॉर्थर्न पैंस के वो इमॉर्टल साउथर्न वर्ल्ड के इमॉर्टल के पास आ रहे थे। वू योंग ने जोर से एकदम भाई पूछा। वू योंग कहता है, नॉर्थर्न पैंस के दोस्तों तुम क्या चाहते हो? या हुआंग यहाँ पे हंसा। या हुआंग कहता है, एनिमी सामने हैं, हम तुम्हारे साथ मिलकर हेवली कोड पर अटैक करना चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? वू योंग भाई जोर से हंसा। पहले उसको एक दिक्कत लग रही थी कि भाई लोग नहीं है मेरे पास, लेकिन अब जो यहाँ पे लोग आए हैं, 3-3 बंदे रैंक 8 के आए हैं, ऊपर से इतने सारे एलीट्स आए हैं। हेवली कोड की रेनफोर्समेंट तो नहीं आई, उल्टा यहाँ पे अलाइज आ चुके थे मिलने के लिए। मुझे तो ऐसा लगा यार फेंगयुआन आ रहा होगा, लेकिन फेंगयुआन तो आया ही नहीं। फेंगयुआन भी इधर ही आ रहा है। फेंगयुआन आएगा तो क्या होगा, मजा तब आएगा। अब आगे देखते हैं, सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है इनफ्लेबल ब्रेस्टलैंड के बैटलफील्ड के अंदर। यहाँ पे वू योंग ने पूछा, ये कौन सा फॉर्मेशन है? उसके पास 2 रैंक 8 थे, यी हाओ फेंग और ची क्यू यू, और उसके पीछे साउथर्न बॉर्डर के रैंक 7 के लीड्स थे। एक पूरा ग्रुप इनका इधर था, और उनके थोड़ी सी दूर की साइड पे याओ हुआंग खड़ा था, और उसके साथ नॉर्थर्न प्लेन्स के इमॉर्टल थे, जैसे हेवली लॉर्ड बाइजू और चूडू। दोनों साइड ने थोड़ी डिसडिरेक्शन मतलब एक तरीके से थोड़ी बातें करी, एक डिस्कशन हुआ, और उसके बाद टेम्परेरी एक एग्रीमेंट बन गया था। उन्होंने डिसाइड किया कि हेवली कोड पर मिलकर अटैक करेंगे। ये उनका पहला कोलैबोरेशन था, इसलिए अलायंस लूज थी, और दोनों साइड एक दूसरे से अलर्ट थे। फिर भी वू योंग काफ़ी सेटिस्फाइड था। वू योंग ने अपने मन में सोचा, साउथर्न बॉर्डर और नॉर्थर्न प्लेन्स का साथ आना हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। नॉर्थर्न प्लेन्स के सपोर्ट से नंबर्स की कमी नहीं रहेगी। अगर हेवली कोड रेनफोर्समेंट भेजता है तो बाहर बाशी बा प्रिंस फेंगशियान उन्हें मतलब कुछ टाइम तक तो रोक ही सकते हैं। हमें रिएक्ट करने का टाइम तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। ची क्यू यू ने भी बोला। वो कहता है, ये शायद नया फॉर्मेशन है, मैंने इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं देखा, ये कुछ नया बनाया गया है। वू योंग ने हेड हिलाकर जानबूझकर जोर से बोला। वू योंग कहता, अगर ऐसा है तो हमें इस फॉर्मेशन को प्रोब करके समझना पड़ेगा, यानी उंगली करो, अटैक करो, समझो कि ये काम कैसे करता है। नॉर्थ प्लेस की साइड या हुआंग ने सुना, और उसने वॉकिंग केन पकड़ते हुए स्माइल किया। या हुआंग कहता है, साउथर्न बॉर्डर के दोस्तों तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट और रिकवर करो, हम अभी आए, कंडीशन अच्छी है, प्रोबिंग हम करेंगे, उंगली करने का तो हमारा ही काम है। वू योंग का फेस भी खुशी में आ गया, वो भी थोड़ा मतलब हो गया। उसने भी अपने फिस्ट से रिस्पेक्ट दिखाई कि ज़रूर आप जाइए। वू योंग ने कहा, नॉर्थर्न प्लेस की ब्रेवरी सब जानते हैं, हम यहाँ रिकवर करते हैं
अगर कुछ हुआ तो हम तुरंत ही मदद करेंगे। या हुआंग ने हेड नोड करा और प्रोबिंग के लिए उंगली करने के लिए वो भी तैयार था। ये नॉर्थ पेंस के वो इमोर्टल बिंग साई चुआन ने खुद चूज किए थे। ऑर्डर्स मिलते ही या हुआंग ने लॉन्गेविटी हेवन के नाम पर सबको इकट्ठा किया और यहाँ ले आया। इससे पहले बिंग साई चुआन कैलेमिटी लक अल्टर और अपने साथियों के साथ हेवेली कोर्ट पर अटैक कर चुका था। उसने फोर्सेस जानबूझकर डिवाइड नहीं की थी, उसके पास अपनी वजह थी। यानी उसने दो हिस्से में यहाँ पे जो अटैक करवाया है, एक अटैक करवाया था हेवेली कोर्ट के अंदर जो वो कैलेमिटी लक अल्टर लेके घुसा था, दूसरा अटैक उसने यहाँ पे करवाया है। तो जरूर कोई वजह थी जो उसने डबल डबल अटैक करवाया, वरना वो एक ही जगह पे अटैक करता, ऐसे नहीं करता। देखते हैं हेवेली कोर्ट पर अटैक अब बहुत बड़ा मैटर था, इससे सीक्रेट रखना जरूरी था। अगर ज्यादा लोग एक तरीके से मतलब बुला लिए जाते तो इन्वेजन एक्सपोज हो सकता था और पूरा प्लान फेल हो सकता था, प्लान भी फेल हो सकता है ना। इसलिए बिंग सैचुआ ने सिर्फ उन लोगों को चुना जिन पर उसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, और ये डिसीजन बिल्कुल सही निकला। क्योंकि सही बात है भाई, यहाँ पे देखो प्रिंस फेंगशियान भी आया हुआ है। अगर ये बंदा मतलब मान लो उनको भी ले जाता तो उसके अंदर प्रिंस फेंगशियान भी होता, क्योंकि प्रिंस फेंगशियान भी तो रैंक 8 है। और अगर ये बंदा ले जाता तो प्लान एक्सपोज हो जाता, क्योंकि प्रिंस फेंगशियान असल में स्पिरिट एफिनिटी हाउस का स्पाई था। देखा आ गई ना वही लाइन, आ गई वही लाइन। स्टेटस के मामले में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्पाइस में से एक था। नॉर्थ प्लान्स का ग्रुप नेचुरली या हुआंग लीड कर रहा था। हेवेली कोर्ट में हार के बाद बिंग सैचुआन ने सबसे पहले या हुआंग को ऑर्डर्स भेजे थे, और उसके बाद उसने फेंगयुआन से कांटेक्ट किया था। या हुआंग को पता था कि ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। फेड गु पाने की होप अब खत्म थी हो चुकी थी, एकदम लगभग खत्म है। इनफ्लेबल ब्रेसलैंड ही सबसे इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड था। अगर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो हेवेली कोर्ट का फेड गु रिपेयर प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। उसके बाद हेवेली कोर्ट का दोबारा फेड गु रिस्टोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतने 4 रीजन की होप बढ़ेगी। इसी वजह से या हुआंग ने साउथर्न मेडो के इमोटर्स के साथ फुल सिंसेरिटी दिखाई थी और साथ मिल गए थे। वू योंग ने जानबूझकर जोर से बोला था ताकि या हुआंग उसका मतलब समझ जाए और आगे जाके हेल्प ऑफर करे, और उसने करा भी। हेवेली कोर्ट एक तरीके से आइडल्स में एक तरीके से यूनाइटेड थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों के दिल एक तरीके से यूनाइटेड थे, और साउथर्न बॉर्डर और नॉर्थर्न बैंस पहली बार साथ आए थे तो उतने अच्छे तरीके से यूनाइटेड नहीं है। ये सच में हिस्ट्री का नया पेज था, चाहे दोनों साइड अभी भी पूरी तरह से एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करती हो। हेवेली कोर्ट की फॉर्मेशन तोड़ने के लिए ये दोनों साइड ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया था। नॉर्थर्न प्लेन्स ने प्रोबिंग के लिए वेल्थ डिवॉर्मिंग बॉय नियान अरफू को भेजा। वो बच्चे जैसा दिखता था, उसकी बैटल स्ट्रेंथ पीक रैंक 7 थी। वो स्पेस पाथ कल्टीवेट करता था, खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था। ये फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं थी, ये एक अंडरग्राउंड केव जैसा था। केव बहुत बड़ा था, गु इमॉर्टल्स के अंदर एकदम चींटियों जैसे लग रहे थे हर जगह। एक तरीके से स्टैटलिट्स और स्टैग्लेमेटाइट्स, पता नहीं क्या नाम है इनका, स्टैडलैग स्टैलेगमाइटिस, पता नहीं कुछ अजीब सा नाम है यार इसका। इनका हिंदी मीनिंग नहीं पता यार, हिंदी मीनिंग इनका पता नहीं क्या होता है। बस इसका यही लिखा हुआ है स्टैलेक्टिटस और स्टैलेगमीटस, बस जो भी है ये दोनों वर्ड हैं, अब एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड हैं, कुछ तो मतलब होता होगा। ये लगे हुए थे हर जगह पर, कुछ ऊपर लटक रहे थे, कुछ जमीन पर उग रहे थे जैसे घास हो, तो घास टाइप की कोई चीज होती होगी। और उनके रंग अलग अलग थे, वो चमक रहे थे। पूरा सीन डार्जलिंग लग रहा था सबकी नजरों के सामने। नियान अरफू केयरफुली फॉर्मेशन के अंदर गया। वो नॉर्थ प्लेस में काफी फेमस था, स्पेस पाथ की वजह से वो बैटलफील्ड में फ्रीली मूव कर सकता था, डेंजरस सिचुएशन में भी अपनी जान बचा लेता था, और वहां से प्रॉफिट भी कमा लेता था। इसी वजह से उसे वेल्थ डिवॉर्विंग बॉय बोला जाता था। पर इस वक्त वो बिल्कुल अलर्ट था, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये हेवेली कोर्ट का फॉर्मेशन था, एक छोटी सी गलती हुई और उसकी जिंदगी यहीं पर खत्म, समाप्त हो जाएगा सब। जैसे ही न्यान अरफो या वेल्थ डिवॉर्विंग बॉय कुछ भी बोलो, ये बंदा गया फॉर्मेशन के अंदर, गया फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे स्टैलेक्टिटिस और स्टैलेगमिटस बढ़ने लग गए। ये जो ग्रास है, जो भी चीज थी, ये बढ़ने लग गए। रेनबो लाइट ने न्यू अरफू को घेर लिया। बाहर देखने पर ये केव और एक भयंकर बीस्ट जैसी लग रही थी, जैसे वो अपना मुंह एकदम बंद कर रही हो और इसको निकल जाए। काउंटलेस स्टैलेक्टिटिस और स्टैलेगमिटस जुड़ गए, वो न्यान अरफू को चबाकर टुकड़ों में एकदम भाई चबाने से लग गए। न्यान अरफू अब यहाँ पे बहुत अलर्ट हो गया। प्रॉब्लम समझते ही वो तुरंत ही मुड़कर भागा। रेनबो लाइट बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम थी और उसकी मूवमेंट एबिलिटी को रोक नहीं रही थी। उसकी डिफेंसेस जो थी वो पेनिट्रेट कर सकती थी। यहाँ पे ची क्यू ने तुरंत ही डेंजर पहचाना और चिल्लाया, क्योंकि वो भी यहाँ पे डिटेक्शन में लगा हुआ था। ची क्यू कहता है ये रेनबो लाइट 7 ऑर्फिस फॉर्मेशन है, इसका नाम है। ची क्यू ने आगे कहा जल्दी लाइट पर अटैक करो। ये जो लाइट है ना, ये न्यान अरफू को स्केप यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर हम लाइट पर अटैक करेंगे तो न्यानर, ये जो वेल्थ डिवॉर्विंग बॉय है, वो स्केप कर सकता है इस मुंह के अंदर से, वरना ये केव उसे निगल जाएगी। साउथ में और नॉर्थ पेंस के इमोर्टल ने एक साथ अटैक करा। किलर मूव भाई एक के बाद एकदम टूट पड़े, एकदम अंदर ही अंदर एकदम टूट पड़े।
नियान अरफू को सबका सपोर्ट मिल गया, वो रेनबो लाइट को जमा होने से बेयरली बच पाया, यानी उसके एकदम जमा होने से पहले वो निकल गया। वो लाइट यहाँ पे जमा हो रही थी, आपस में टकरा रही थी और यहाँ पे लगने वाली थी अपने न्यू अरफू यानी वेल्थ डिवॉर्विंग बॉय को, लेकिन बंदा बच गया। नियान अरफू कहता है बहुत क्लोज था, तुम लोग नहीं होते तो मैं पक्का मर जाता। नियान अरफू कहता है तुम्हारा फेस, वो डर के साथ नियान अरफू के चेहरे की तरफ पॉइंट करता है। नियान अरफू कहता है क्या हुआ? वो अपना फेस टच करता है, लेकिन स्किन की जगह हार्ड जेड स्टोन जैसा फील हो रहा था। यानी अब क्या हुआ, जो भले वो लाइट थी, यहाँ पे सीन ऐसा हुआ है, मान लो ये जो लाइट है ना, भले इसको टच नहीं हुई, लेकिन जो लाइट की रिफ्लेक्शन थी वो उसके फेस या शायद बॉडी पे लगी, और जहां जहां वो भाई लगी, भाई फेस एकदम स्टोन जैसा बन गया था। क्या बोले यहाँ पे। अब ब्लैक एक्सट्रीमिटी कहता है तुम हिट हो चुके हो। ये सिर्फ 7 ऑरिफिस फॉर्मेशन नहीं है, इसमें जेड स्पाइक फॉर्मेशन भी जुड़ी हुई है। लॉन्गेविटी हेवन के पास 4 डेसोलेशन इमोर्टल और 8 एक्सट्रीमिटीज थे। ब्लैक एक्सट्रीमिटी उनमें से एक था, फॉर्मेशन पाथ का एक्सपर्ट था, उसने पहले सुनमिंग लू बनकर ओल्ड एंसेस्टर शूहू को भी चीट किया था। यहाँ पे चीक्यू कहता हाँ, लगता है ये 7 ऑरिफिस जेड स्पाइक का कंबाइंड फॉर्मेशन है। वुयोंग कहता है तो इसे ब्रेक कैसे करना है, इसका कोई पता है तुम्हें? वो रेनबो लाइट और ये जो अनेक स्टैटिलिटीज और स्टैलेगमिट्स जो भी है, ये जो भी चीज यहाँ पे लगी थी, ग्रास हम इसे कह देंगे यार, स्टैलेग ग्रास कहेंगे इसको तो इजी रहेगा, वरना ये अजीब सा नाम है, स्टैलेग ग्रास ये कह देंगे। तो चीक्यू कॉन्फिडेंस से एकदम मुस्कुराता है। चीक्यू कहता है सिर्फ हम लोग हो तो मुश्किल है, पर नॉर्थर प्रिंस के फ्रेंड्स भी तो साथ में हैं। ये बस थोड़ा सा ट्रबल सम होगा, लेकिन अगर हम एक साथ रहे तो ब्रेक करना पॉसिबल है। उधर साउथर्न और नॉर्थर्न पैंस साथ ही आए थे, और उधर एक तरीके से, और इधर फेंगयुआन और क्विंगे और ली हुआंग से फाइट कर रहा था, और उधर मतलब एक तरीके से फाइट चल रही है। लेकिन ये लोग ना अभी आए नहीं है, देखो वहां पे क्या हो रहा है, दो फाइट यहाँ पे डिवाइडेड हो गई है, कंफ्यूज मत होना। एक फाइट चल रही है अपने इन्फ्लेबल ब्लेसलैंड के अंदर, दूसरी फाइट चल रही है एम्पर सिटी ना, एम्पर सिटी में फाइट नहीं चली, फेंगयुआन वहां से भाग चुका है, फेंगयुआन बीच रास्ते में है। बीच रास्ते के अंदर ली हुआंग और बाकी लोगों से फाइट कर रहा है फेंगयुआन, और उसी के साइड यहाँ पे सीन दिखाया गया है, देखते हैं। फेंगयुआन कहता है ये ह्यूमन पाथ किलर मूव सच में अनोइंग है, उसकी आंखों में कोल्डनेस थी। ली हुआ क्विंग ये हीरोज अमॉन्ग पीपल के बूस्ट के साथ फेंगयुआन को नॉनस्टॉप चेस कर रहे थे। इमॉर्टल गुहा हाउसेस में सिर्फ दो ही पीछे लगे थे, बाकी या तो वेस्टर्न डिजर्ट के इमॉर्टल से लड़ रहे थे, या तो अर्थ ट्रेंच में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गुमास्टर को बचा रहे थे। बिंग सैचुआन ने इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फेंगयुआन फुल स्पीड में उड़ा, और डायरेक्शन उल्टी थी, यहाँ पे एकदम इनफ्लेबल ब्लेसलैंड से दूर जा रहा था, यानी पास जाने की जगह दूर जा रहा था। फेंगयुआन कहता है अब वक्त आ गया है, वो स्लीव सिलाता है और काउंटलेस यामा चिल्ड्रन से निकाल देता है, यूज करता है इमॉर्टल किलर मूव फेमिलियर फेस। एम्परर यामा फॉर्म में फेंगयुआन तुरंत ही एम्परर चिल्ड्रन बन जाता है और क्राउड में मिक्स हो जाता है। ली हुआंग कहता है फेंगयुआन कहाँ भाग रहा है, वो ब्लेजिंग फ्लेम क्लॉक में जल रहा था। क्विंगे कहता है इन्वेस्टिगेट कलर मूव लग चुका है, इस तरह एस्केप करेगा। वो व्हाइट रोब में एकदम हंस रहा था कि फेंगयुआन को पक्का पकड़ लेगा। दो इमॉर्टल हाउसेस कंफ्यूज हो गए, पर ली हुआंग और क्विंगे सीधा फेंगयुआन की मेन बॉडी को टारगेट कर रहे थे। हेवली कोर्ट ने फेमिलियर फेस का काउंटर निकाल लिया था। फेंगयुआन कहता है कितना ट्रबलसम है। मजबूरी में वो हेवन में चला जाता है, व्हाइट वाला हेवन शायद यही वाला था, हाँ व्हाइट हेवन में एंट्री होती है। देखते हैं अब यहाँ पे रैंक 9 इमॉर्टल किलर मूव हेवन फॉर्म यूज होता है। इस मूव से फेंगयुआन ने ब्लैक एंड व्हाइट आउटरिंग क्लाउड्स ढूंढ लिए थे। ली हुआंग कहता है ओ नो, रोको उसे, रोको रोको। क्विंगे कहता है क्लाउड्स को डिस्ट्रॉय करो वरना उसमें चला जाएगा। दोनों समझ गए थे कि फेंगयुआन क्लाउड से एस्केप करेगा। फेंगयुआन जोर से हंसा। फेंगयुआन कहता है दोबारा मेरी मेन बॉडी डिड्यूस करके दिखाओ, अब मैं मानूंगा। अब यहाँ पे यूज हुआ दोबारा से इमॉर्टल कलर मूव मैरिड घोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन। ये फ्यूजन मूव था। इमॉर्टल ये मतलब ये जो याद होगा तुम्हें, बहुत सारे ड्रैगन बन जाते थे, और फेंगयुआन बहुत सारे इमॉर्टल ड्रैगन एक तरीके से जो डेसोलेट बीस्ट लेवल के होते हैं उनमें बदल जाता था, वैसे ही टाइप का। तो वो खुद भी शायद इसमें बदल गया, और आसपास ड्रैगन से ड्रैगन हो गए। एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन मैरिड सेल्फ यामा चाइल्ड और यामा एम्परर यामा जो फॉर्म था, फेमिलियर फेस, सबका कॉम्बो मिक्स करके बनाया गया था। मूव एक्टिवेट होते ही भयंकर लेवल ब्लास्ट हुआ। ब्लैक ड्रैगन शेप के सोल बीस्ट निकल आए, और उनके सिल्वर व्हाइट क्लॉज थे, तित हॉर्स स्केल्स हर जगह थे, और इनके अंदर ना व्हाइट एरिस स्वॉर्ड की आई निकल रही थी। घोस्ट ड्रैगन आसमान में एकदम भर गए थे, और कुछ तो प्रेशर पर अटैक भी करने लग गए, बाकी सब रैंडम उड़ रहे थे। प्रेशर कह रहा सॉरी, परश्योर्स जो इसके पीछे पड़े थे फेंगयुआन के पीछे, उनके ऊपर अटैक करने लगे, और बाकी सारे रैंडम डायरेक्शन में चले गए, ताकि कंफ्यूजन बढ़ सके, और फेंगयुआन भी इनमें से एक होगा, मतलब किसी एक ड्रैगन के फॉर्म में होगा, फेंगयुआन भी घोस्ट ड्रैगन के फॉर्म में। ली हुआंग कहता है इतना स्कैरी मेथड है। शॉर्ट फाइट के बाद दोनों के एक्सप्रेशन बदल गए थे। घोस्ट ड्रैगन जब सेल्फ डिटोनेट करते हैं तो सोल बीस्ट का ब्लास्ट प्लस स्वॉर्ड क्यूआई मिलकर एक्सट्रीम पावर निकालती है।
ली हुआंग का वेदांत फ्लेम क्लॉक धीरे धीरे कमजोर पड़ गया था। डजन्स ऑफ डेटोनेशन के बाद फ्लेम ऑलमोस्ट यहाँ पे बुझ गई थी। क्विंग ये और भी बुरी हालत में था। वो डिफेंड करते हुए शॉक्ड हो गया था क्योंकि फेंगयुआन ने एक नया ही किलर मूव यहाँ पे यूज कर दिया। फेंगयुआन पहले क्या यूज करता था? एम्परर यामा फॉर्म यूज करता था जिसके अंदर से यामा चिल्ड्रन निकलते थे। वो स्वॉर्ड वाला यूज करता था जिसके अंदर से स्वॉर्ड ड्रैगन्स निकलते थे, मैरिड सेल्फ वाले। और फेंगयुआन जैसे क्लोन बन जाते थे बहुत सारे मैरिड सेल्फ के अंदर। तो फेंगयुआन ने इन सबको मिक्स कर दिया और यहाँ पे घोस्ट ड्रैगन बना दिया। और ये बिल्कुल नई चीज है और ये लोग इस नई चीज को कैसे काउंटर करेंगे? फेंगयुआन का भाई एक नई चीज बनाई है, हेवनली कोड काउंटर नहीं कर पाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पता हो तो वो काउंटर बना लेता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये चीज नहीं पता थी। इनकी हो चुकी थी गंदी वाली हालत। क्विंग ये सोचता हुआ कहता है इस मूव का इतना स्ट्रांग मतलब कैसे हो सकता है, कैसे हो गया ये इतना स्ट्रांग? ये नेचुरल था। मैरिड घोस्ट ड्रैगन वो योंग के अनलिमिटेड वाइंड जैसा ही था। दोनों परमानेंट दावमार्क कंज्यूम करते थे। अनलिमिटेड वाइन करीबन 10,000 दावमार्क पर यूज होता था और मैरिड घोस्ट ड्रैगन 4,000 सोलपात के दावमार्क पर यूज होता था। ली हुआंग क्विंग डिफेंस में फंसे रहे और इसी मौके का यूज करके फेंगयुआन ब्लैक एंड व्हाइट आउटरिंग क्लाउड्स में घुस गया। और शायद ये ना क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हेवन को जोड़ते हैं। व्हाइट हेवन से ब्लैक क्लाउड में जाते ही फेंगयुआन क्लाउड डिस्ट्रॉय कर गया। फिक्सिमल ट्रेवल का कोर बनाकर किलर मूव एक्टिवेट करा और कुछ ही सांसों के अंदर गायब हो गया। सीधा इनफ्लेबल ब्रेसलैंड पहुंच गया। फेंगयुआन कहता है सोचा भी नहीं था इनफ्लेबल ब्रेसलैंड यहाँ होगा। बिंग साई चुआन ने उसे एक लोकेशन दी थी और तभी वो यहाँ पे एक तरीके से रिलोकेट कर पाया था। ये जगह स्टोन लोटस आइलैंड या ड्रैगन वेल ग्रोटा हेवन जैसी नहीं थी। फेंगयुआन अपने किलर मूव से डायरेक्ट एंटर कर सकता था। साउथर्न बॉर्डर और नॉर्थर्न प्लान से आर्मी अलर्ट हो गई। गु इमोर्टल कहता है कि कोई यहाँ पे डिटेक्शन में आया है, यानी डिटेक्ट हुआ है। कौन आया है यहाँ पे, कौन है वो? फेंगयुआन एकदम कोल्ड आवाज में कहता है मैं। सवाल पूछने वाला गुई मॉडल भाई पसीने में भीग गया। उसने प्रेशर फील करा और तुरंत ही रिग्रेट हुआ कि क्यों ही पूछ लिया मैंने उससे। आखिर फेंगयुआन 5 रीजन का सबसे खतरनाक डेमन था। फेंगयुआन ने बैटलफील्ड को स्कैन करा। उसकी नजर सबसे पहले अनलिमिटेड वाइंड के जायंट टॉर्नेडो पर पड़ी जो कि वुयोंग का अटैक था। फिर उसकी नजर गई प्रिंस फेंगशियान। एक सेकंड के लिए प्रिंस फेंगशियान के ऊपर गई, देखा उसको। उसके बाद बाशिबा और बाकी के डिफेंडर्स की तरफ देखा। यहाँ पे चूडू जो कि एक तरीके से मॉडरेटली इंजर्ड था और आगे आया। चूडू कहता है तुम आ गए। प्रिंस फेंगशियान और बाशिबा ने फेंगयुआन को कॉम्प्लेक्स नजर से देखा। ली हुआंग और बाकी लोग तो भाई फेंगयुआन को इतना चेस किया था कि भाई उसे यहाँ टेलीपोर्ट करने का मौका लेट मिला था। इस वक्त वू योंग या हुआंग जेड स्पाइक फॉर्मेशन तोड़ चुके थे। दो और फॉर्मेशन क्रॉस कर चुके थे, अब फोर्थ फॉर्मेशन पे अटके हुए थे। सेकंड फॉर्मेशन में चूडू ने ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिखाया था, इसी वजह से वो बंदा यहाँ पे इंजर्ड हो गया था। फेंगयुआन के आने की वजह से वो बाहर रुक कर वेट कर रहा था। और बिंग साई चुआन के रेजिमेंट्स के अंदर यहाँ पे नॉर्थर्न प्लान्स को पहले से पता था फेंगयुआन आएगा। इसका मतलब साउथर्न बॉर्डर को भी पता था। फेंगयुआन ने नॉर्थर्न प्लान्स और साउथर्न बॉर्डर दोनों में हैवी केओस मचाया था। नॉर्थर्न प्लान्स का 88 रॉन्ग बिल्डिंग उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। साउथर्न बॉर्डर के कई राइटर्स पाथ के सुपर फोर्सेस का भाई जो लूटा पार्टी करी थी, ब्लैकमेल करा था, माफिया बन गया था, उसकी तो क्या ही बोले, वो भी लूटा था गंदा वाला। पर अब सबका कॉमन एनिमी यहाँ पे हेविली कोड था। फेंगयुआन कहता है फॉर्मेशन चाहे जितनी स्ट्रांग हो मेरा रास्ता थोड़ी ना रोक सकती है। फेंगयुआन कहता है टाइम कम है, एक्सप्लेनेशन का वक्त नहीं है। फेंगयुआन कहता है रास्ता खोलो, मैं प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी डिटोनेट करूंगा। वो चूडू की तरफ देखता है, बिना रुके वो फॉर्मेशन पे अटैक करता है। चूडू और बाकी मॉडल खुश हो गए, इसलिए वो फेंगयुआन का वेट कर रहे थे। फेंगयुआन के पास ड्रीम पाथ के मेथड थे। अगर प्योर ड्रीम रियलिटी बॉडी एक्सप्लोड हुई और ड्रीम रेलम फैल गया तो फॉर्मेशन का टूटना एकदम 100% पक्का है। यूं टूटेगी फॉर्मेशन, यूं हंसते हंसते। फेंगयुआन के आते ही या हुआंग और बाकी लोग भी मतलब जान गए कि भाई आ चुका है ये खतरनाक बंदा डीमन। या हुआंग जानबूझकर पूछता है। या हुआंग कहता है ओ फेंगयुआन तुम आ गए, इसे पता था बल्कि, लेकिन फिर भी पूछ रहा है। वू योंग थोड़ा सा फ्रीज हो गया, फिर या हुआंग की तरफ देखकर बोला। वू योंग कहता है पहले फेंगयुआन अलायंस एग्रीमेंट कंप्लीट करेगा, उसके बाद बता देना। मैं पुरानी दुश्मनी भूलकर टेम्पररी कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। या हुआंग के नोटिस की वजह से वू योंग मेंटली रेडी था कि फेंगयुआन आने वाला है। वू योंग एम्बिशियस इंसान था, चाहे उसकी फेंगयुआन से कितनी गहरी दुश्मनी थी, पर अब हेवेली कोड एक कॉमन एनिमी था। हेवेली कोड को डील करना और फेड गू को फुली रिपेयर होने से रोकना, इससे वू योंग को सबसे बड़ा फायदा होने वाला था। इसी वजह से वो अपनी पर्सनल दुश्मनी को साइड में रखकर अभी फेंगयुआन के साथ कॉर्पोरेट कर सकता था। या हुआंग कहता है फ्रेंड वू योंग सच में वाइस है और क्लियर हेडेड है, उसने ओपनली प्रेस किया था। उसके तुरंत बाद ही ची क्यू यू और बाकी भी बोलते हैं। ची क्यू यू कहता है सिर्फ सिर्फ अलायंस लीडर वू योंग ही नहीं, साउथ अमेरिका के सुपर फोर्सेस भी फेंगयुआन के साथ हेविली कोड के खिलाफ लड़ने को रेडी हैं। पास्ट के जितनी भी मतलब दिक्कतें हुई थी, पास्ट में जो भी चीजें हो गई थी वो भूल जाते हैं हम।
फेंगयुआन ने साउथर्न वर्ल्ड के कई गू इमॉर्टल को कैप्टिविस्ट तो बनाया था, अपने फायदे के लिए मार भी दिया था। फिर भी बिग पिक्चर के लिए सबने इस चीज़ को मतलब इग्नोर कर दिया। सबके बड़े डिसीजन मतलब क्या ही बोले, सबने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, बड़े-बड़े सपने, सबको एक ही मतलब हराना था भाई, हेविली कोड कॉमन एनिमी है। ये डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं बना था, असली वजह ये थी कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुकी थी। हेविली कोड बहुत ही पावरफुल था। बिंग साइचुआ ने सिर्फ या हुआंग और फेंगयुआन को ही नहीं, बल्कि वू योंग और बाकी साउथर्न अलायंस इमॉर्टल्स को भी हेविली कोड की करंट सिचुएशन बता दी थी। इससे साउथर्न वर्ल्ड के इमॉर्टल को अपनी हालत और ज़्यादा क्लियर हो गई थी। मतलब हालत क्या बोले, उनके जितने भी सिचुएशन के क्या हालात, सिचुएशन जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ क्लियर था। उन्हें पता था कि अगर क्या होगा, अगर रिस्टोर हो गया फेडगू, हेविली कोर्ट और एम्पायर सिटी का बैटलफील्ड ऑलमोस्ट होपलेस हो चुका था। अब विक्ट्री सिर्फ एक ही मतलब विक्ट्री का सिर्फ एक ही चांस था, वो था यहाँ का, क्योंकि एम्पायर सिटी तो खत्म पे है। यहाँ पे इन्फ्लेमेबल ब्रेसलैंड को कुछ करना पड़ेगा। अगर उन्होंने टाइम का सही यूज़ करके फॉर्मेशन को जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फाइनल बैच के सक्सेस दामाक हेवेली कोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे हेवेली कोड का मतलब तरीके से उनको सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिवाइनमेंट बाद कन्वेंशन दोबारा करना पड़ेगा। फेंगयोन कहता है प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी जाओ और फॉर्मेशन को तोड़ दो। उसके कई ज़्यादा मतलब जितनी भी बॉडीज थी उसने निकाली और बहुत सारी यहाँ पे भेज दी फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। इस एरा में ड्रीम पाथ भाई एक तरीके से अंडर डेवलप्ड था। सिर्फ कुछ सीड थे, पूरा पाथ अभी भी ग्रो नहीं हुआ था। ड्रीम पाथ के कोराइजन के अगेंस्ट ऑलमोस्ट सारे इमॉर्टल फॉर्मेशन या इमॉर्टल हाउसेस कुछ भी कह लो, चाहे कुछ भी हो, रेसिस्ट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता भाई ड्रीम पाथ को, जब तक उनके पास ड्रीम पाथ गू या स्पेशल ड्रीम रेलम के मेथड्स ना हो। जैसे ही प्योर ड्रीम वाली जो बॉडी थी भाई फॉर्मेशन के पास जाके फटी, एक बड़ा सा चेंज हुआ। इमॉर्टल किलर मूव, शटर ड्रीम, इमॉर्टल किलर मूव, प्योर ड्रीम स्नीकर ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों किलर मूव यूज होते ही फेंगयुआन की भेजी हुई जो बॉडी थी तुरंत ही एकदम भाई स्कैटर हो गई। उसके ड्रीम रेलम आसपास फैल गए। अगले ही मोमेंट ये जितने भी ड्रीम रेलम थे वापस से जुड़ गए, नए ड्रीम रेटी बॉडीज बन गए और सीधा फेंगयुआन पर ही अटैक करने लग गए। फेंगयुआन की पूरी श्रिंक हो गई। भाई ये क्या हुआ, मेरे भेज मतलब मेरे ही भेजे हुए सोल्जर जो थे ड्रीम बॉडी वाले, वो गए अटैक करने के लिए, वो वहां जाके फट भी गए, ड्रीम रेलम भी बना, लेकिन वो ड्रीम रेलम वापस से बॉडी में कन्वर्ट हो गया और मेरे भेजे हुए सोल्जर मेरे नहीं हुए बल्कि सामने वाले के हो गए और वो मेरे पे ही अटैक करने लग गए। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि हेविली कोट इतनी जल्दी से ऐसे मेथड निकाल लेगा। वो जानता था कि ये दिन आएगा, पर इतनी फास्ट आएगा ये नहीं पता था। पर कुछ ही पल में उसका जो डिसअपॉइंटमेंट था वो गायब हो गया। फिर से वो शांत और आइसी कोल्ड सा फेस हो गया। उसके दिमाग में थॉट्स तेज स्पीड से कोलाइड होने लग गए। वो तुरंत ही सोल्यूशन सोचने लग गया। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, ये मेरे प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी पर मेरा कंट्रोल रिवर्स कर सकते हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल का एक तरीके से वो तो पकड़ा गया है, जो उसकी मेमोरीज है वहां से इनको ये मेथड मिल गया है। कई प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज फेंगयुआन की तरफ बढ़ने लग गई थी और वो फास्ट रेटेड करने लग गया। उसके पास कई पावरफुल किलर मूव थे और पर ये जो क्या था ना, ये जो बॉडीज हैं, बॉडी के अगेंस्ट वो कोई भी मूव यूज कर ले फेंगयुआन सब यूजलेस हो जाएगा, है ना, इसलिए बॉडी कुछ भी कर सकती है, फट गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये मूव दुनिया में ऑलमोस्ट इनविंसिबल था इस टाइम पे। पहले हेवन ओवरसिंग टावर और ड्यूक लॉन्ग और पर्पल माउंटेन ट्रोमोनार्क तक ड्रीम रेलम में मतलब एक तरीके से उनको इस चीज से बचना पड़ जाता था ड्रीम रेलम से। पर थैंकफुली फेंगयुआन बिल्कुल एक तरीके से हेल्पलेस नहीं था। सविनर इमोर्टल प्राइमेसी के अंदर उसका टाइम पाथ क्लोन विजडम लाइट में एकदम भाई नहाया हुआ था। वो फुल स्पीड में लगातार डिडक्शन कर रहा था। फेंगयुआन के पास शटर ड्रीम किलर मूव नहीं था, पर वो प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से जानता था। हेविली कोड भी सिर्फ कुछ सालों से इस ट्रांसफॉर्मेशन को फुली समझ नहीं सकता था। मतलब जितना भी उसने अभी तक समझा हेविली कोड ने, वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाया जितना फेंगयुआन जानता है। और सबसे लाइकली रीजन ये था कि उनके पास स्पेक्टर सोल की मेमोरीज आ चुकी है, इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत पता है। इसी वजह से फेंगयुआन अपनी ओरिजिनल प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर किलर मूव को यूज करके काउंटर बना सकता था। विजडम की लाइट के साथ वो नया काउंटर किलर मूव भी क्रिएट कर सकता था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है टाइम पाथ क्लोन के डिडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सोचकर वो ऊपर आसमान की तरफ फ्लाई कर गया और ये जो बॉडीज थी उसका पीछा कर रही थी। कुछ और बॉडीज अनलिमिटेड वाइन और बाकी गुई मॉडल की तरफ चली गई और कुछ बॉडीज तो क्या बोले वो फट गई। अनलिमिटेड वाइन पर हैवी इंपैक्ट पड़ा, उसकी पावर एकदम फास्ट तरीके से गिरने लग गई। प्रिंस फेंगशियन और बाकी इमोटर्स को डॉज करना पड़ गया। इसी बीच फेंगयुआन ने वू योंग से कांटेक्ट किया। उसने ना पहली लाइन ने वू योंग को एकदम हिला लिया। यानी फेंगयुआन ने एक ऐसी लाइन बोली जिससे वू योंग पूरा हिल गया। फेंगयुआन कहता है नॉर्थर्न प्लेन्स का प्रिंस फेंगशियान हेविली कोड का स्पाई है। वू योंग फॉर्मेशन पर अटैक करते हुए कहता है प्रूफ। फेंगयुआन तुरंत ही जवाब देता है मेरे शब्द ही मेरे प्रूफ है भाई। इस सिचुएशन में मुझे झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं लगेगा, तुम्हें पता ही है। फेंगयुआन आगे कहता है और अभी मेरे पास इनफ ड्रीम रेलम नहीं है, मुझे साउथर्न वर्ल्ड से और ड्रीम रेलम कलेक्ट करने होंगे और प्योर ड्रीम रियलिटी जो बॉडीज है उन्हें बनाना पड़ेगा।
जल्दी गो इमॉर्टल को बोलो मुझे सपोर्ट दें। फेंग युआन और हेवली कोर्ट ने भाई एकदम क्या बोले, मतलब फेंग युआन और हेवली कोर्ट क्या एक दूसरे के प्योर एनिमीज हैं। प्रिंस फेंगशियान पर उसका एक तरीके से एग्जीक्यूशन बिना एविडेंस के था, पर जैसे उसने कहा था इस हालात में उसके शब्द ही सबसे बड़ा एविडेंस थे, तो ये बात माननी पड़ेगी सबको। दुनिया जानती थी कि स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के बारे में। ये सीक्रेट पहले फेंगयुआन के लिए बड़ा प्रॉब्लम था, पर अब इसी वजह से वू योंग ने उस पर भरोसा रखा, क्योंकि भाई फेंगयुआन स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का यूज कर सकता है। वो पास्ट फ्यूचर क्या बोले देख सकता है, मतलब देखा है उसने। क्रिटिकल मोमेंट पे वू योंग ने बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करा। अब जब वो फेंगयुआन के साथ काम ही कर रहा था तो डीपर कॉर्पोरेशन ही बेटर था। असली एनिमी अब हेवेली कोड था। वू योंग कहता ठीक है मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ, तुम जा सकते हो। इस वक्त वू योंग के इमोशन कॉम्प्लेक्स थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो फेंगयुआन के मतलब ऑर्डर्स को मानेगा। तभी चू यू की आवाज आई, ची क्यू यू की आवाज आई अपने फॉर्मेशन वाले बंदे की। ची क्यू यू कहता है मैंने फॉर्मेशन को एक तरीके से अच्छे से डिस्पेयर कर लिया है, जल्दी यहाँ अटैक करो, यही असली फॉर्मेशन का कोर है। वो योंग खुश हो गया, उसने तुरंत ही ऑर्डर दिए। जैसे ही फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय हुआ पूरी फॉर्मेशन स्लो हो गई और डल हो गई। ब्लैक एक्सट्रीमिटी सन मिंग लू उन्हें देखकर शॉक्ड और इम्प्रेस हो गया। फॉर्मेशन के अंदर चीक्यू ने उससे भी ज्यादा फास्ट एक तरीके से कम्प्रिहेंड कर लिया था, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लैक एक्सट्रीमिटी भी फॉर्मेशन पाथ में अच्छा खासा बंदा है। बल्कि ब्लैक एक्सट्रीमिटी इतना बढ़िया था, ब्लैक एक्सट्रीमिटी सन मिंग लू इतना बढ़िया है कि भाई ओल्ड इंस्ट्रक्टर शूहू ने उसकी बात मानी थी रिफाइन करने के लिए। वो वाला गो क्या नाम था उसका, फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो। तो यहाँ पे बड़ी खतरनाक टक्कर हुई थी, लेकिन भाई साउथर्न बॉर्डर का चीक्यू बहुत ही खतरनाक है भाई। ये बंदा कुछ ज्यादा ही एकदम ग्रेट ग्रैंड मास्टर मान लो इसको फॉर्मेशन पाथ में। वो बंदा उसका एडमायर ही करता रह गया। क्या बोल रहे हो, एडमायर तो करेगा ही। सन मिंगलू ब्लैक एक्सट्रीमिटी एडमायर करा था अपने साउथर्न बॉर्डर वाले बंदे चीक्यू को। ब्लैक एक्सट्रीमिटी कहता है हमें लॉर्ड चीक्यू के प्लान को फॉलो करना चाहिए, साउथर्न बॉर्डर अलाइंस को सपोर्ट करते हैं। उसने या हुआंग से भी ये बात कही थी, या हुआंग ने भी सोचा और फिर एग्री कर दिया। फेंगयुआन ने अपने जो पीछे पड़े बंदे थे उन्हें इजीली शेक ऑफ कर दिया था। अब वो अपनी ड्रीम बॉडीज को ली हुआंग और कुई ये से काफी एक तरीके से देखो वो जो ड्रीम बॉडीज ने यूज कर डाली और बहुत सारी बॉडीज उसके पास नहीं बची। अब उसे बहुत सारी बॉडीज को कलेक्ट करना पड़ेगा। वो कलेक्ट कैसे करेगा ये भी देखेंगे, लेकिन अब देखते हैं वो आगे क्या करेगा। उसने यूज करा फिक्स समर ट्रैवल यूज करके फेंगयुआन साउथर्न बॉर्डर आ गया। वहां से उसने बहुत सारे ड्रीम रेलम लिए और उन्हें ड्रीम बॉडीज में बना दिया और वापस हेवेली कोड की फॉर्मेशन पर अटैक करा। इस सिचुएशन में एनिमी के प्योर ड्रीमरली जो बॉडीज थी उनसे लड़ना सेकेंडरी था। मेन गोल फॉर्मेशन तोड़ना था और फेट को रिपेयर को रोकना था। फेंगयुआन ने अपना असली मोटिव कभी नहीं बोला था, पर जैसे उसकी बॉडीज फॉर्मेशन के पास आती वापस से खत्म हो जाती और एनिमी बनकर फेंगयुआन के ऊपर ही अटैक कर देती, यानी ये दोबारा से हो गया। और ये बॉडीज आपस में कम्युनिकेट भी कर सकती थी। इसी वजह से फेंगयुआन को लॉस और ज्यादा हो रहा था और गेन कम हो रहा था। फेंगयुआन समझ गया और कहता है लगता है हेवली कोर्ट ने ये जो बॉडी है बॉडीज को ऑलरेडी मॉडिफाई भी कर दिया है। तब वूयोंग का मैसेज आया। वूयोंग कहता है फेंगयुआन और बॉडीज भेजते रहो, हमने फॉर्मेशन के काफी जितने मतलब फ्लॉज है ना उनको पकड़ लिया और फॉर्मेशन तोड़ सकते हैं। फेंगयुआन सोचता है लगता है उन्होंने ड्रीम पाथ के फॉर्मेशन के साथ प्रॉपरली मर्ज नहीं किया है, और हर बार जब भी वो मेरी बॉडीज को काउंटर करते हैं कोई एक ना एक फ्लॉ यानी एक ना एक दिक्कत दिख जाती है फॉर्मेशन के अंदर, और उसी दिक्कत को ये लोग पकड़ लेते हैं और उसी दिक्कत पे अटैक करके फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। ये जो फ्लॉ था ची के और ब्लैक एक्सट्रीमिटी के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस थे। उन्हें चांसेस का यूज करके वू योंग और बाकी ज्यादा एकदम डैमेज दे देते थे और फॉर्मेशन टूट जाती थी। पर इस प्रोसेस में फेंगयुआन का ड्रीम रेलम हेवली कोड के रिसोर्स बन रहे थे और एनिमी के पास से ड्रीम वाली जो बॉडीज थी बढ़ती जा रही थी। फेंगयुआन का दिल अब हैवी हो गया। वो कहता है लगता है मुझे ड्रीम बॉडी को मतलब उसका जो सॉल्यूशन उसका निकालना पड़ेगा ताकि इन लोगों के पास ज्यादा बॉडी इकट्ठा ना हो जाए। वो फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करना चाहता था, पर वहां चीक्यू और वू योंग जैसे लोग ऑलरेडी थे। ड्रीम पाथ के मेथड को मोनोपोली यूज उसके पास था, इसलिए उसका बाहर रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फेंगयू ने डायरेक्टली बॉडी से फाइट शुरू कर दिया अब यहाँ पे। साथ ही उसने सबको मैसेज भी भेजा। फेंगयुआन कहता है एक इंपॉर्टेंट बात है, हेवली कोड का ह्यूमन पाथ किलर मूव क्या कोई इन व्हाइट लाइट को हटा सकता है? कोई जवाब नहीं आया। आखिर यी हाउ फेंग बोला, मतलब आखिर में लास्ट में अपना यी हाउ फेंग कहता है, थोड़ा सा हेल्पलेस टोन में कहता है। अपना बंदा कहता है ह्यूमन पाथ मेनली सपोर्ट मतलब सपोर्ट में स्ट्रांग होता है और ह्यूमन पाथ दामाग दूसरे पाथ से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। रैंक 8 से नीचे के ह्यूमन पाथ मेथड इसे सॉल्व नहीं कर सकते। और यी हाउ फैंग ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टीवेटर था, पर सपोर्ट में ना एक्सपर्ट था। मतलब सपोर्ट कर सकता था। सपोर्ट मी मैंने इसको कह दिया। असल में ये कहना चाह रहा है कि देखो बहुत सिंपल सी चीज़ इसने फेंगयुआन से कांटेक्ट करते हुए कही है। किसी को नहीं पता कि ये जो ह्यूमन पाथ के मेथड है उससे काउंटर कैसे किया जाए, लेकिन ये जो बंदा था ये ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टीवेट करता है, लेकिन इसका जो सेकेंडरी पाथ है वो शायद ह्यूमन पाथ भी हो सकता है, क्योंकि इसने बोला कि मैं सपोर्ट करने में बेहतर हूँ और सपोर्ट करने में हर चीज़ में बेहतर है। तो हो सकता है कि इसके पास कोई मेथड होगा, लेकिन इतना बढ़िया हो ये कुछ कंफर्मेशन नहीं थी।
लेकिन भाई इतनी सी बात सुन के भी फेंगयुआन ने ये जो ऑप्शन था छोड़ ही दिया। हीरोज अमॉन्ग पीपल को अनरावल करना पॉसिबल ही नहीं था और प्रिंस फेंगशियान भी एक बड़ा सा हिडन थ्रेट था। फेंगयुआन, वू योंग बाकी ने डिसाइड किया कि अभी प्रिंस फेंगशियान को एक्सपोज नहीं करेंगे। रैंक 8 को मारना मुश्किल था, फॉर्मेशन तोड़ना और हेविली कोड को फेल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। टाइम के साथ फेंगयुआन की डिडक्शन में ब्रेक थ्रू भी आ गया, उसने रिस्क लिया और एक एनिमी जो बॉडी थी उसको भाई कैप्चर कर लिया और इस पे एक्सपेरिमेंट भी करे कि क्या कर सकते हैं इस पे। देखो फेंगयुआन, तुम्हें ऐसा लगता है कि बीच फाइट में एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा, तो भूलो मत उसके पास इतनी खतरनाक उसका सबीनर इमॉर्टल बॉडी है, उसके अंदर उसकी क्लोन बॉडी भी है और बाकी सारे लोग भी हैं। तो वो क्या करेगा, इनको पकड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर डालेगा, वहां जाके चीजों को करेगा और हो जाएगा काम। तुम बोलोगे हेवेंस वैल्यू भरा हो सकता है इनके अंदर, कैसे डाल लेगा, तो देखो आराम से डाल लेगा, उसकी लोकेशन का उससे कोई डर नहीं है, सबको पता है फेंगयुआन यहाँ पे है, हर किसी को। और ये बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात हेवेंस वेल इसके अंदर भरा हुआ है, तो उसके पास से किलर मूव है जिससे वो किसी भी चीज के अंदर से हेवेंस वेल निकाल लेता है। वो आंख वाला मूव तुम्हें याद ही होगा, इस वजह से। आगे देखते हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट चल ही रहे थे इसके ऊपर, फेंगयुआन अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो फेंगयुआन शॉक्ड हो गया। कहता है ये तो कंप्लीट प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर बॉडी है, इसे फुली मॉडिफाई भी कर दिया गया है। अब तो ट्रूली 11th एक्सट्रीम फिजिक बन चुका है, यानी अब ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इस गेन पर फेंगयुआन भी हिल गया था देखकर, उसने तुरंत ही प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना शुरू करा। वो हेविली कोड के मेथड को समझकर कॉपी कर रहा था। जैसे ही उसकी बॉडीज को दोबारा से मॉडिफाई करा गया, वो योंग और या हुआंग के साथ मिलकर एक के बाद एक फॉर्मेशन तोड़ने लग गए। या हुआंग कहता है अभी और भी बचे हैं फॉर्मेशन, उसकी आईब्रोज टाइट हो गई थी, फॉर्मेशन के बाद फॉर्मेशन ही फॉर्मेशन आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हेविली कोड के पास भाई इन्फिनिट फॉर्मेशन हो। ये सीन देखकर वो योंग और बाकी थोड़े से डिप्रेस हो गए थे। ब्लैक एक्सट्रीमिटी हेजिटेट टोन में कहता है अजीब है, हेविली कोड इतनी सारी फॉर्मेशन कैसे लगा सकता है, जब तक जैसे उसने बोला जब तक। चीक्यू ने सोचा और कहा समझ गया, ये 99 कंसेक्यूटिव अनक्रीजिंग फॉर्मेशन है। वू योंग का भाई एकदम बहुत बुरी सी फीलिंग आई उसको ये शब्द सुन के। ये जो वर्ड था ना कंसेक्यूटिव अनक्रीजिंग फॉर्मेशन, ये नाम फेमिलर लग रहा था। चीक्यू ने कहा लेजेंड के मुताबिक स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वनरेबल ने फ्यूचर का अंदाजा लगाकर ये फॉर्मेशन सेट की थी। जब लिमिटलेस डीमन वनरेबल ने हेविली कोड पर अटैक किया था, उसने इस फॉर्मेशन में घुसकर करीबन 100 फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और एस्केप किया था। चीक्यू ने आगे कहा ये एक जाइंट कंपाउंड फॉर्मेशन है, इसमें कम से कम 9 सब फॉर्मेशन को मिक्स मैच करके लगाया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही हम एक फॉर्मेशन तोड़ते हैं, हेविली कोट कोर एरिया में नई फॉर्मेशन बना देता है। अगर हमारी ब्रेकिंग स्पीड उनकी सेटअप स्पीड से कम रही तो ये कभी खत्म नहीं होगी, यानी जैसे ही हम एक तोड़ेंगे तो हमें दूसरी भी स्पीड में तोड़नी पड़ेगी, वरना वहां पे एक और लग चुकी होगी। एक तरफ डालते जाओ उधर से बनती जाएगी। तो देख लो अब तुम्हारे ऊपर होगा, जितनी स्पीड तुम तोड़ने में लगाओगे तभी आगे तक पहुंच पाओगे। चीक्यू के वर्ड्स पर भाई जितने भी लोगों ने ये वर्ड सुने सब तो हिल गए थे, कोल्डनेस सी जा गई थी, बैकबोन हिल गई थी, गूज बम्प आ गए थे। अब बंदों के मन में बस एक ही शब्द आ रहा था, अब करे क्या। वू योंग, या हुआंग और बाकी सब भी अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। 99 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वनरेबल है, लिमिटलेस डीमन वनरेबल के लिए बनाई थी। लेजेंड के मुताबिक लिमिटलेस डीमन वनरेबल को बाहर निकलने के लिए 100 फॉर्मेशन तोड़नी पड़ी थी। अब ये लोग कैसे वही काम कर सकते हैं, ये वनरेबल्स तो नहीं है। सबसे डेंजरस बात ये थी कि टाइम के अगेंस्ट थी ये चीज़, मतलब टाइम के अगेंस्ट बैटल थी। जैसे ही फेड को फुली रिस्टोर हुआ, जीत का कोई चांस भी नहीं था। यहाँ पे अगर स्पीड में तोड़ दी फॉर्मेशन तो ठीक है, नहीं तोड़ पाए तो फेड को रिस्टोर हो जाएगा, और फेड को रिस्टोर हो गया तो सब खत्म, ये हार गए। हेविली लोड बाइजू कहता है अब करे क्या। ब्लैक एक्सट्रीमिटी कहता है ये स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वनरेबल का सेटअप है, नो वंडर उसी का सेटअप है ये। चीक्यू परेशान हो गया, वो कहता है अगर अब पूरी दुनिया की फॉर्मेशन पाथ को इमॉर्टल्स भी यहाँ पे हम आ भी जाएं, सारे के साथ एक साथ भी आ जाए, तब भी जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से टाइम भी लगातार कम हो रहा है। साउथर्न अलायंस का ये फॉर्मेशन एक्सपर्ट पहली बार रिट्रीट का सोच रहा था, यानी वो भी हटने के सोच रहा था। तब यहाँ पे वूयोंग जोर से हंसा। चीक्यू कहता है अलायंस लीडर आप हंस क्यों रहे हो, क्या आपके पास कोई तरीका है। वूयोंग कहता है मेरे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन हेवली कोड का दिखावा मैं देख चुका हूँ, हम डिफिकल्टी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। वूयोंग कहता है सोचो ये फॉर्मेशन स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वनरेबल ने बनाई थी, और उस टाइम पूरी हेवली कोड ने मिलकर लिमिटलेस डिमन वनरेबल को रोका था, फिर भी फेल हो गए थे। फॉर्मेशन पहले ही एक बार ब्रूटल तरीके से टूट चुकी है। अगर सबसे बुरे केस में भी देखा जाए तो भी हम एक रिपेयर्ड या मॉडिफाइड फॉर्मेशन को फेस कर रहे हैं। लेकिन अब डिफेंस जहां पे डिफेंडर्स हैं पूरे हेविली कोड के नहीं हैं, ली हुआंग क्विंगे एम्परर सिटी से है, ड्यू क्लांग फेरी जीवी और युआन क्वांग डू और ची वाई और कांग यान हेविली कोड के अंदर फाइट कर रहे हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर चारों रीजन अटैक कर रहे हैं। इस फॉर्मेशन
का यहाँ होना ही प्रूफ है कि उनके पास लोग कम हैं। वो सिर्फ डिफेंस पर आ रहे हैं। और वू योंग की आंखें अब यहाँ पे चमक रही थी, कॉन्फिडेंस एकदम, क्लैरिटी सब एकदम भर गया था उसके अंदर। वू योंग ने आगे कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपनी वीकनेसेस को पहले ही दिखा दिया है। अगर ये फॉर्मेशन ट्रूली अनब्रेकेबल होती, यानी एकदम ब्रेक नहीं किया जा सकता, अनब्रेकेबल होती, तो चेनी और बाई कांगशुई अपनी जान रिस्क में क्यों मतलब लाते। उनको पता ही होता कि ये फॉर्मेशन कभी टूटेगी नहीं, तो वो यहाँ पे लड़ने ही क्यों आते। वो सिर्फ टाइम को बाय क्यों कर रहे होते, ताकि फॉर्मेशन सेट हो सके। गलत, ऐसा नहीं है। अब नॉर्थर प्लेयर्स का सपोर्ट भी है, ये बेस्ट चांस है। फॉर्मेशन स्ट्रांग है, लेकिन डिपेंड करता है कौन उसे कंट्रोल कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है। बाकी इमॉर्टल का मोराल तुरंत ही बढ़ गया। बंदा कहता है, भाई क्या बात बोली है, बिल्कुल लॉजिकल है। दूसरा कहता है, हा 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 हा, सही है सही है, फास्ट अटैक ही सोल्यूशन है, तोड़ डालो, घुस जाओ पूरा अंदर तक। तीसरा कहता है, मैं स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वनरेबल के नाम से ही डर गया था, लेकिन अब नहीं। अटैक और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, सब डिटरमाइन हो गए थे। वो यंग मुस्कुराया, लेकिन दिल में अभी भी अपसेटनेस थोड़ी बहुत थी, वो अपसेट था। यहाँ सब एलिट्स थे, फिर भी प्रेशर के कारण घबरा गए थे। बिंग साई चुआन ने सबको सिचुएशन बता दी थी, सबने मिलकर लास्ट होप का पकड़ लिया, लेकिन इसमें भी रिस्क था। अर्जेंसी सबको पता चल चुकी थी। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट था, यहाँ से रिट्रीट करना ईजी नहीं था। फिक्सिमल ट्रैवल भी अनरिलायबल था। हवेली कोर्ट के पास काउंटर मेथड थे। सेफ प्ले रिट्रीट होता, लेकिन टाइम जितना बढ़ता, निकलना उतना मुश्किल होता। वो यंग सोचता हुआ कहता है, ईस्टर्न सी वेस्टर्न डिजर्ट के कोई मोटर शायद ऑलरेडी रिट्रीट कर रहे हैं। वहां यूनिटी नहीं है। साउथर्न बॉर्डर और नॉर्थर्न प्लेस अब रियल होप है। वू योंग ने आगे कहा, अब सब पर डिपेंड करता है, यानी अब हम सब पर ही डिपेंड करता है कि हम कितनी फास्ट फॉर्मेशन तोड़ सकते हैं और फाइनल सक्सेस के दावमाक को रोक पाते हैं या नहीं। पहले फेंग युआन के ड्रीम पाथ पर भरोसा था, लेकिन हेवेली कोर्ट ने ये जो ड्रीम रेलम है, इसका जो मतलब रिसर्च है, उनकी भी अच्छी खासी आगे, उन्होंने बॉडीज को कंट्रोल करना सीख लिया है। क्या ये स्पेक्टर सोल के पकड़े जाने की वजह से हुआ था? और ये चार मतलब एक तरीके से ये भी क्लियर नहीं है। और 4 रीजन एक साथ अटैक कर रहे हैं, जिसमें से 2 रीजन तो पीछे हट गए, ईस्टर्न सी और साउथर्न बॉर्डर आगे हैं। देखते हैं क्या होगा। फॉर्मेशन के अंदर कौन फेंग युआन को रोक रहा है। यहाँ पे ना उधर 9-9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाते हैं अंदर की जगह पर। फेंग जीजे का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन वो सॉफ्टली मुस्कुरा रहा था। फेंग जीजे कहता है, हुआंगर, शाबाश शाबाश मेरी बेटी, खतरनाक ही काम कर दिया तुमने। उसकी नजर फेंग जिंग हुआंग पर थी, दिल से प्राउड फील कर रहा था। फेंग युआन को रोकने वाली और कोई नहीं, फेंग यहाँ पे फेंग जीजे की बेटी फेंग जिंग हुआंग थी। ओके। फेंग जिंग हुआंग कहती है, फादर मैं क्रेडिट नहीं ले रही, फॉर्मेशन के सपोर्ट के बिना मैं इमॉर्टल गू यूज ही नहीं कर पाती। फेंग जीजे कहता है, फिर भी फेंग युआन को रोकना एक बहुत बड़ा फीट है। यहाँ पे बाई कांगशुई भी कहते हैं, बिल्कुल फेंग जिंग हुआंग, तुमने हेवेली कोर्ट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट लाई है या की है। चेनी भी यहाँ पे था, जो कि उसने फेंग जीजे और फेंग जिंगवांग को देखकर थोड़ा सा हाँ में हाँ मिलाया। चेनी भी कहता है, ये सच में अपने फादर जैसे ही है। फेंग जीजे ने चेनी को मतलब जान बचाई थी उसकी। फेंग जिंगवांग के टैलेंट भी बहुत शॉकिंग निकला था। इस फादर और डॉटर के पेयर के लिए चेनी के दिल में ग्रेटिट्यूड और रेस्पेक्ट आ गई थी। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है हवेली कोर्ट के अंदर। एक फियर्स अटैक राउंड खत्म हो चुका था। ड्यूक लॉन्ग की भाई तेज सांसें एकदम धीरे हो गई थी। उसने 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन को देखा, पूरा इंजर्ड और पर अभी भी खड़ा था। ड्यूक लॉन्ग एकदम कोल्ड टोन में सोचते हुए कहता है, मैं इसे तोड़ नहीं पाया, क्या मेरी इंजरीज की वजह से है ये? नॉर्मली हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड के सपोर्ट के साथ ड्यूक लॉन्ग की पावर इंसेन होती है। 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन अपनी हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में भी था, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में भी होता, तब भी ड्यूक लॉन्ग जीत सकता था, पर ड्यूक लॉन्ग इंजर्ड था। यह ज्यादातर पुरानी इंजरीज थी, जब उसने ड्रैगन पैलेस से छीना था और ईस्टर्न सी के गुई मोटर से फाइट की हुई थी। ड्यूक लॉन्ग कहता है, अगर ये इंजरीज ना होती, 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हुआ था, पर टाइम के साथ ये इशू भी नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स के बीच में फाइट छोटी डिटेल्स भी मैटर करती है। ड्यूक लॉन्ग 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन को सप्रेस कर रहा था, पर इनफ पावर जमा करके उसे तोड़ नहीं पा रहा था। हैवी अटैक के बाद ड्यूक लॉन्ग का ऑफेंस थोड़ा सा स्लो हो गया था, पर मूवमेंट पे आ ही गए थे। बिंग साइचुआन और बाकी लोगों को रिलीफ की सांस मिली थी। ड्यूक लॉन्ग का प्रेशर अब बहुत ज्यादा था। फेरी जीवी और बाकी हवेली कोर्ट के मेंबर्स के एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स थे। ज्यादा लोग समझ चुके थे कि ड्यूक लॉन्ग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यह उसकी लाइफ का फाइनल बैटल था, फायरवर्क जैसा, एंड मिस, पहले फुल शाइन फिर खत्म। इस बैटल के बाद हेवनली कोर्ट अपना लेजेंडरी एक्सपर्ट खो देगा। अचानक फेरी जीवी को ड्यूक लॉन्ग का ट्रांसमिशन मिला। ड्यूक लॉन्ग कहता है, फेरी
फेरिज़ीवी, सिचुएशन कैसी है? फेरिज़ीवी तुरंत ही रिपोर्ट करती है और कहती है, एम्परर सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, काउंटलेस मॉर्टल्स मर गए हैं, ली हुआंग और क्विंग इनफ्लेमेबल वेस्टलैंड की तरफ आ रहे हैं। हिडन ड्रैगन केव में ईस्टर्न सी के रैंक 8 गो इमॉर्टल इंटेंस फाइट में है। ड्यूक लॉन्ग ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोलता है ड्यूक लॉन्ग, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें गलत जज नहीं किया था, तुम्हारी प्लानिंग की वजह से हमने तीनों लोकेशन सिक्योर कर ली है। एम्परर सिटी का डिस्ट्रक्शन नेचुरल डिजास्टर था, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ड्यूक लॉन्ग ओपनली फेरिसीवी की तारीफ करता है, उसे पता था कि बैकग्राउंड में सिचुएशन कंट्रोल करने वाली वही थी। फेरिसीवी भी मतलब और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करती है, वो कहती है, ये सब लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग की वजह से पॉसिबल हुआ है, आपने ड्रैगन पैलेस हासिल किया, कौन सोच सकता था कि ड्रैगन पैलेस के अंदर रैंक 8 ड्रीम पाथ इमॉर्टल गो ड्रीम टोकन होगा। ये ड्रीम टोकन रैंक 8 गो इमॉर्टल को एनस्लेव कर सकता है और जेंगिन और बाकी के 4 लोग मैन पावर की जो कमी थी वो पूरी हो गई। लॉर्ड ड्यूकलॉन्ग ने जानबूझकर हैवी इंजरीज ली ताकि जेंगिन और ग्रैनी रोंग और बाकी लोगों की आइडेंटिटी छुपी रहे। इस वजह से ईस्टर्न सी का प्लान सक्सेसफुल हुआ, वरना अगर वहां के रैंक 8 किसी भी बैटलफील्ड में जाते सिचुएशन बिगड़ जाती। ड्यूकलॉन्ग कहता है, हाँ, ड्रीम टोकन का होना मुझे भी सरप्राइज लगा था। ड्यूकलॉन्ग को ईस्टर्न सी की फाइट याद आ गई, जेंगिन और बाकी लोग एक साथ अपीयर हुए थे और ये पहला शॉक था। वो सब लोन या डेमोनिक कल्टिवेटर थे, यूजुअली कभी टीम अप नहीं करते थे। फाइट के दौरान ड्यूक लॉन्ग को और डाउट हुआ था, जेंगिन और बाकी के इमॉर्टल एक दूसरे पर फुल ट्रस्ट करके साथ लड़ रहे थे। फाइनल प्रूफ तब मिला जब ड्यूक लॉन्ग ने 4 को इमॉर्टल को हरा दिया और ड्रैगन पैलेस उड़ गया। वो 4 वापस आए और ड्रैगन पैलेस के पीछे नहीं गए, उठकर ड्यूक लॉन्ग पर ही अटैक जारी रखा। अगर सब अपने फ़ायदे के लिए होते तो ड्रैगन पैलेस को चेज़ करते। ड्रैगन पैलेस ऑलरेडी पब्लिक हो चुका था और वो रैंक 8 भी आ सकते थे, पर ड्यूक लॉन्ग मतलब वो क्या करा, वो जो 4 लोग थे, यानी उन्हीं 4 लोगों की बात कर रहा है जो कि स्लेव बन चुके हैं, उनकी बात कर रहा है कि भाई वो जो 4 लोग थे उन्होंने उनको ये बिल्कुल भी डर नहीं था कि और लोग भी आएँगे, ड्रैगन पैलेस ले जाएँगे, उनको बिल्कुल डर नहीं था। वो भाई ड्यूक लॉन्ग से ही लड़ रहे थे और ड्यूक लॉन्ग से लड़ते रहे जैसे जानबूझकर ड्रैगन पैलेस को टाइम दे रहे हों। ड्यूक लॉन्ग समझ गया था कि ये 4 गो इमॉर्टल ड्रैगन पैलेस से लिंक्ड हैं, यानी कुछ जुड़ा हुआ है इनका। जब उसने ड्रैगन पैलेस रिफाइन किया, उसका गैस कंफर्म हो गया, इसलिए ड्यूक लॉन्ग ने उन्हें एक्सपोज नहीं किया। अगर वो तब एक्सपोज हो जाते तो ईस्टर्न सी के बाकी रैंक गेट शायद एक तरीके से मरते भी नहीं। जो इतनी खतरनाक सिचुएशन हुई ना ईस्टर्न सी के वहाँ पे हिडन ड्रैगन केव के अंदर, वहाँ पे हेवली कोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम फेडगू को रिपेयर करना था। ये सोचकर ड्यूक लॉन्ग फेरिजीवी को इंस्ट्रक्शन देता है, कहता है हिडन ड्रैगन केव पर एक्स्ट्रा ध्यान देना, केयरलेस नहीं हो सकते वहाँ पर। 5 रीजनल वॉर खत्म हो रही है, रीजनल जितने भी 5 रीजन है एक हो जाएँगे, उस वक़्त chaos और मैसिव वॉर्स होंगी। डी ज़ांगशन की पावर टेरिफाइंग लेवल पर पहुँच जाएगी और ऐसा मान लो कि शायद मेरे बराबर होगी। डी ज़ांगशन को ड्यूक लॉन्ग और फेरिज़ीवी से भी ज़्यादा समझता था, यानी एक तरीके से डी ज़ांगशन को ड्यूक लॉन्ग फेरिज़ीवी से भी ज़्यादा समझता था। मीन्स ये है कि डी ज़ांगशन और ड्यूक लॉन्ग का पुराना रिश्ता था। फेरिज़ीवी तुरंत ही एकदम समझ गई थी कि क्या हुआ है। ओवरऑल सिचुएशन स्टेबल लग रही थी। इनफ्लेमेबल वेस्टलैंड, हेवेली कोर्ट और हिडन ड्रैगन केव तीनों हेवेली कोर्ट के कंट्रोल में ही थे। ली हुआंग, क्विंग और इमॉर्टल हाउसेस इनफ्लेमेबल वेस्टलैंड पहुंचने ही वाले थे। सिर्फ एक रियल रिस्क बचा था, वो था हिडन ड्रैगन केव के अंदर। ड्यूक लॉन्ग ड्रैगन पैलेस के ओनर चेंज होने से नहीं डरता था। ड्रैगन पैलेस वहां जानबूझकर ट्रैप के रूप में रखा गया था, सिर्फ ड्रैगन मैन ही उसे कंट्रोल कर सकते थे। ये रूल को बाईपास करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ भी काम नहीं करता था। ड्यूक लॉन्ग को डर था कि ड्रैगन पैलेस अनस्टेबल होकर डी ज़ांगशेंग को रिलीज कर देगा। डी ज़ांगशेंग हेवेली कोर्ट और ड्यूक लॉन्ग दोनों से एक्सट्रीम नफरत करता था। अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी तो वो भाई रिवेंज पक्का लेगा और जब वो रिवेंज लेने आएगा तो हेवेली कोर्ट के लग जाएंगे। ड्यूक लॉन्ग जल्द ही मरने वाला था, पर डी ज़ांगशेंग ऑलमोस्ट इमॉर्टल था। अगर फेंगयुआन और बाकी के लोग इस पावर का यूज कर लेते तो सिचुएशन मान लो खत्म, सब खत्म पे ही हो जाता। कोई कोई रोक पाता? ड्यूक लॉन्ग देखो, ड्यूक लॉन्ग इतना पावरफुल है कि कोई बंदा उसे रोक नहीं पा रहा। और मान लो ड्यूक लॉन्ग मर जाएगा और एक ऐसी पावर यहाँ पे आ जाए जो ड्यूक लॉन्ग से मतलब उसके बराबर ताकत रखती हो, तो कौन ही उसे रोकेगा यहाँ पे। और उल्टा वो इनका साथ देगी, मतलब ये जो 4 रीजन है उनका साथ देगी। साथ नहीं देगी बल्कि वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगी, वो सिर्फ हेवेली कोर्ट को नुकसान पहुँचाएगी। तो वही बात पड़ जाएगी कि दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा वाली। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।